रूस का यूक्रेन के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध भले ही 2022 में शुरू हुआ हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्ष वास्तव में इससे कहीं पहले यानी 2014 में शुरू हुआ था। उसी समय रूसी सेनाओं ने क्रीमिया पर अवैध कब्जा कर लिया और अपने पड़ोसी देश से ये क्षेत्र 4 हफ्तों से भी कम में छीन लिया। तब से कीव के अधिकारी, सैन्य कमांडर और यूक्रेन की जनता उम्मीद कर रही है कि क्रीमिया पूरी तरह रूस से मुक्त होकर वापस मिलेगा। आखिरकार उनका इंतजार खत्म होने वाला है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे रोक नहीं सकते। और ये निश्चित रूप से वो नहीं है जिसकी उम्मीद पुतिन ने तब की थी जब उन्होंने 1 दशक से भी पहले क्रीमिया को रूस का हिस्सा घोषित किया था। 2022 में उनकी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई के विपरीत, जो एक लंबी, खिंचती हुई और बेहद महंगी प्रक्रिया बन गई है, क्रीमिया का विलय पुतिन के लिए वास्तव में काफी आसानी से हो गया था। उन्होंने कीव में राजनीतिक अराजकता की एक छोटी सी अवधि का फायदा उठाकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बिना किसी पहचान वाले वर्दी में विशेष बलों को तैनात किया ताकि भ्रम पैदा हो और किसी भी तरह की यूक्रेनी सैन्य प्रतिक्रिया में देरी हो सके। रूस ने सेवास्तोपोल जैसे स्थानों में पहले से मौजूद सैन्य ठिकानों का लाभ उठाकर पुतिन की सेनाओं ने क्रीमिया की संसद, बुनियादी ढांचे और संचार केंद्रों पर जल्दी कब्जा कर लिया। ये अभियान बहुत सावधानी से योजनाबद्ध और लगभग बिना गलती के अंजाम दिया गया, जिससे रूस ने एक रणनीतिक स्थान पर नियंत्रण पा लिया, जिसे पुतिन ने ऐसा विमान वाहक पोत जिसे डुबोया नहीं जा सकता कहा। आखिरकार केवल क्रीमिया और उसके बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल के माध्यम से ही रूस काला सागर पर नियंत्रण रख सकता है और अपनी शक्ति को भूमध्य सागर में और यहाँ तक कि मध्य पूर्व तक भी पहुंचा सकता है। क्रीमिया का मालिक काला सागर के व्यापार मार्गों पर प्रभाव रखता है और आसपास के पानी, तेल, गैस जैसी प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर हैं। संक्षेप में कहे तो ये एक अत्यंत मूल्यवान क्षेत्र है जिस पर नियंत्रण रखना बहुत फायदेमंद है और रूस ने 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की तैयारी करते समय उस नियंत्रण का पूरा लाभ उठाया। रूस ने सैनिक, गोला बारूद और सैन्य उपकरण प्रायद्वीप भेजे जो यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों पर बमबारी में इस्तेमाल हुए। संघर्ष के दौरान रूस क्रीमिया को सैन्य लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता रहा है। रूस ने प्रायद्वीप से यूक्रेनी कस्बों, शहरों और फ्रंट लाइन पोजीशनों पर अनगिनत मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। साथ ही क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले प्रसिद्ध क्रीमिया पुल का भी एक महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन के रूप में इस्तेमाल किया है, जो कर्च जलडमरू मध्य के पार है। लेकिन रूस कभी भी क्रीमिया में पूरी तरह से बस नहीं पाया और न ही इस क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर पाया, क्योंकि यूक्रेन ने ऐसा होने नहीं दिया। पूरे पैमाने पर आक्रमण के पहले दिन से ही यूक्रेन के कमांडरों ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों में से एक प्रायद्वीप की मुक्ति है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने बयान को तुरंत कार्रवाई से साबित कर दिया। युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही यूक्रेनी ड्रोन ने सेवास्तोपोल के रूसी काला सागर बेड़े और क्रीमियन ब्रिज पर हमला किया। संदेश स्पष्ट था। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसोन की सैकड़ों मील लंबी अग्रिम पंक्तियों पर रूस से लड़ते हुए भी यूक्रेन ने क्रीमिया को दुश्मन के लिए अधिक खतरनाक बनाने का संकल्प लिया। जैसे जैसे समय बीता, हमले चलते रहे। सेवास्टोपोल नौसैनिक अड्डे पर युद्धपोत डूबे, स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने रूसी किले नष्ट किए, कामिकाजे ड्रोन ने विमानों में आग लगाई और वायु रक्षा प्रणालियां एक एक कर तबाह की गईं। क्राइमियन ब्रिज को भी लगातार नुकसान होता रहा। जुलाई 2023 में दूसरी बार और फिर जून 2025 में एक बार फिर हमला हुआ। यूक्रेन के कुछ हमले क्रीमिया पर अपेक्षाकृत छोटे थे, कुछ हमले बेहद विनाशकारी थे, जैसे कि प्रसिद्ध ऑपरेशन क्रैब ट्रैप, जिसमें सितंबर 2023 में सेवास्तोपोल में रूसी ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय भवन पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बौछार की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 30 से अधिक अधिकारियों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। इन हमलों ने क्रीमिया और आसपास रूसी बलों को हमेशा सतर्क और चौकस रहने पर मजबूर कर दिया कि कभी भी ड्रोन या मिसाइलें आ सकती हैं। लेकिन यूक्रेन शायद ही कभी क्रीमिया में पूरी तरह से आगे बढ़ पाया, वहां जमीनी स्तर पर सैनिक उतार पाया या वास्तव में अपनी कुछ खोई हुई जमीन वापस ले पाया। उसकी हमेशा दूसरी प्राथमिकताएं थी, अन्य विवादित इलाकों पर ध्यान देना, कस्बों, शहरों की रक्षा और रूसी हमलों की चिंता करनी थी। वो क्रीमिया पर अधिक समय, संसाधन या जनशक्ति नहीं लगा सकता था, क्योंकि इससे अहम मोर्चों पर कमजोरी आ सकती थी, जिससे रूस को जमीन पर कब्जा करने का मौका मिल जाता। इसलिए यूक्रेन ने धैर्य से इंतजार किया और क्रीमिया पर हमलों की योजना बनाकर उन्हें अंजाम देता रहा। उसने वायु रक्षा, रडार, विमान और गोला बारूद भंडार जैसी अहम संपत्तियां नष्ट कर दी।
कई बार हमलों के बीच हफ्तों या महीनों का अंतर होता था क्योंकि यूक्रेनी बलों को अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी पड़ती थी। नतीजतन ये घटनाएं अलग थलग या यादृच्छिक हमलों जैसी दिखती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सभी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थे और सभी ने अंतिम लक्ष्य क्रीमियन प्रायद्वीप से रूसी प्रभाव हटाना में योगदान दिया। हर हमले ने रूसियों की स्थिति को कमजोर किया। हर वार ने इस क्षेत्र पर उनका प्रभाव कम किया और उनके लिए इसकी रक्षा करना और भी मुश्किल बना दिया, ताकि जब यूक्रेन के पास आखिरकार अपना फायदा पूरी तरह से इस्तेमाल करने का समय आए तो दुश्मन के पास उसे रोकने का कोई तरीका न हो। और ऐसा लगता है कि वो समय अब करीब आ रहा है, क्योंकि 2026 में हालात में बड़ा बदलाव आया है। अब यूक्रेन शायद अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। उसका घरेलू रक्षा उद्योग लगातार मजबूत होता जा रहा है। देश भर में सैकड़ों नए रक्षा ठेकेदार जोश के साथ नई नई खोजों पर काम कर रहे हैं, जिनमें ड्रोन और मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस टेक्निक और बहुत कुछ शामिल है। जमीन पर कीव की सेनाओं ने भी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। न सिर्फ रूस के लगातार हमलों को रोकने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में कामयाबी पाई है, बल्कि वे काफी हद तक खोई हुई जमीन को भी वापस हासिल करने में सफल रहे हैं। वास्तव में फरवरी 2026 यूक्रेनी सेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना था, क्योंकि ये 2023 के बाद पहली बार था जब देश की सेनाएं वास्तव में खोई हुई जमीन से ज्यादा जमीन वापस लेने में सफल रहीं। इसके अलावा यूक्रेन को जल्द ही यूरोपीय संघ से 90 अरब यूरो यानी 105 अरब डॉलर का एक हालात बदल देने वाला ऋण मिलने की उम्मीद है। ये ऋण हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने रोका था। 12 अप्रैल के संसदीय चुनावों में हार के बाद विक्टर ऑर्बन का शासन खत्म हो रहा है और अब यूक्रेन को ये धनराशि मिलेगी। उसे सेनाओं को मजबूत कर रक्षा उद्योग सशक्त करना और दुश्मनों पर दबाव के लिए जरूरी गोला बारूद व आपूर्ति जुटानी है। वहीं दूसरी ओर रूस पहले कभी इतना कमजोर नहीं दिखा। उदाहरण के लिए ऑर्बन की राजनीतिक हार के साथ व्लादिमीर पुतिन ने नेटो गठबंधन और यूरोपीय संघ दोनों में अपने एकमात्र सहयोगियों में से एक को खो दिया है। इससे उनका राजनीतिक प्रभाव बुरी तरह कमजोर पड़ जाता है। रूसी सेनाएं भी वर्षों में अपनी सबसे धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। कुछ मोर्चे के इलाकों में वे पूरी तरह से रुके हुए हैं या यूक्रेनी रक्षकों द्वारा पीछे भी धकेले जा रहे हैं। कुछ जगहों पर वे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, पर गति इतनी धीमी है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्रेमलिन की सेना भी खतरनाक दर से अपने सैनिकों और उपकरणों को खोती जा रही है। हर महीने दसियों हजार सैनिक मारे या गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। हजारों सैनिक या तो भाग रहे हैं या सफेद झंडा दिखा रहे हैं, और जो आदेश मानते हैं वे भी फ्रंट लाइन पर मुश्किल से 2 हफ्ते टिकते हैं। फिर उनकी जगह नए रंगरूट आ जाते हैं। और अगर नए रंगरूटों की बात करें तो अब ये अच्छी तरह से दर्ज हो चुका है कि रूस को उन्हें ढूंढने में पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो रही है। उसकी भर्ती के आंकड़े काफी गिर गए हैं, जबकि उसके हताहत होने की दर बढ़ती जा रही है। 2026 की पहली तिमाही में वो इतने नए सैनिक नहीं ला सका कि मारे या घायल सैनिकों की जगह भर सके। उसकी सेना छोटी और कमजोर हो रही है, जिससे युद्ध में उसकी संभावनाएं घट रही हैं। रूस की अनिवार्य जीत की सारी बातें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फीकी पड़ती जा रही हैं, क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञ और विश्लेषक, जिनमें रूस के कुछ कट्टरपंथी सैन्य ब्लॉगर भी शामिल है, ये महसूस कर रहे हैं कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। यूक्रेन है, रूस नहीं, जो अब बढ़त पर है। लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस, जो 40 साल तक अमेरिकी सेना में रहे और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी यूरोप के कमांडिंग जनरल बने, मानते हैं कि अब कीव की सेनाओं को क्रीमिया में अपनी कार्रवाई तेज करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि उन्होंने क्या कहा और इसका क्या मतलब है, अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ समझाते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल हॉजेस टाइम्स रेडियो के फ्रंटलाइन द वॉर इन यूक्रेन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी पॉडकास्ट में दिखे, जहां विशेषज्ञ रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा और भविष्यवाणियां साझा करते हैं। शो में अपनी उपस्थिति के दौरान हॉजेस ने अपना विचार साझा किया कि तमाम लड़ाई और अन्य जगहों पर ध्यान होने के बावजूद क्रीमिया शायद इस पूरे युद्ध की कुंजी है। मैं अब भी वही मानता हूँ जो शुरू से मानता आया हूँ कि क्रीमिया इस युद्ध का निर्णायक क्षेत्र है, क्योंकि ये दोनों पक्षों के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व रखता है। पुतिन बार बार तर्क देते हैं कि ये क्षेत्र रूस का होना चाहिए और इसे पवित्र स्थान व रूस का अभिन्न हिस्सा बताते हैं। रूसी नेता भी प्रायद्वीप के रणनीतिक महत्व से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जैसा कि हॉजेस ने उल्लेख किया है, काला सागर में शक्ति का प्रदर्शन करने की असली क्षमता क्रीमिया से ही आती है। वे कहते हैं कि अगर यूक्रेन क्रीमिया और उसके बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर नियंत्रण पा लेता है तो युद्ध की तस्वीर बदल सकती है।
हाउसेस बताते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और देश के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सर्स्की जैसे लोग इस क्षेत्र के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ होंगे और इसमें कोई शक नहीं कि क्रीमिया उनकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर होगा। हालांकि उनका मानना है कि इस क्षेत्र में सीधा जमीनी हमला अभी नहीं होगा और फिलहाल इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि हवाई अड्डों, वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य लक्ष्यों पर लगातार हमले जारी रहेंगे। वो मानते हैं कि क्रीमिया पुल के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और साफ कहते हैं कि वो बड़ा पुल गिरने वाला है। ये यूक्रेन के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा कर क्रीमिया तक जमीनी गलियारा बना लिया है, फिर भी वो क्रीमिया पुल पर काफी निर्भर है और सामान्य रूप से कर्च जलडमरू मध्य पर भी निर्भर है, ताकि ईंधन, हथियार और गोला बारूद जैसी आपूर्ति को प्रायद्वीप और दक्षिणी क्षेत्रों में तैनात बलों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। अगर वो पुल गिरा तो स्थिति बदल जाएगी। क्रीमिया के रूसी सैनिक अपने देशवासियों से कट जाएंगे। अब ना तो उनके पास मुख्य भूमि तक सुरक्षित वापसी का रास्ता बचेगा, ना ही क्रास्नोदार क्राय से लगातार और निर्बाध आपूर्ति मिल पाएगी। क्रेमलिन के लिए यह शर्मनाक होगा कि रूस ने जिस पुल पर करीब $4 अरब खर्च किए वो पूरी तरह मिट जाए। यूक्रेन पहले ही दिखा चुका है कि वो इस पुल को सफलतापूर्वक निशाना बना सकता है। इसने 3 अलग अलग मौकों पर ऐसा किया है। ड्रोन और पानी के नीचे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके पुल को नुकसान पहुंचाया है और मरम्मत के दौरान इसे अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेन आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसके पास अब और भी ताकतवर ड्रोन और मिसाइलें हैं जो पुल के पूरे हिस्सों को नीचे पानी में गिरा सकती हैं। यह संभव नहीं है कि क्रीमिया पुल पर चौथा हमला पहले से ही तैयारी के चरण में हो सकता है। इस बीच यूक्रेन प्रायद्वीप पर ताजा हमलों से दांव बढ़ा रहा है और वहां रूस की और अहम संपत्तियां नष्ट कर रहा है। 5 अप्रैल की रात यूक्रेन की रक्षा खुफिया ने पुष्टि की कि सक्रिय अभियानों विभाग की विशेष इकाइयों ने ड्रोन से रूसी रेलवे फेरी स्लाव्यानिन को निष्क्रिय किया। ये कर्च जलडमरू मध्य की आखिरी रेलवे फेरी थी जो सैन्य उपकरण और गोला बारूद पानी के रास्ते क्रीमिया में रूसी सेना तक पहुंचा रही थी। लेकिन अब जब ये सभी जहाज नष्ट, क्षतिग्रस्त या किसी और तरह से निष्क्रिय कर दिए गए हैं, तो रूस के लिए संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अनिवार्य रूप से और भी मुश्किल हो जाएगा। अब उसे सबसे अधिक संभावना है कि क्रीमिया पुल का अधिक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे वो यूक्रेन के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण निशाना बन जाएगा। वैकल्पिक रूप से क्रेमलिन के कमांडर आपूर्ति को कब्जे वाले डॉनबास क्षेत्रों के रास्ते और खेरसॉन क्षेत्र के जरिए क्रीमिया तक पहुंचाने का विकल्प चुन सकते हैं। इस योजना की समस्या ये है कि वे रास्ते मोर्चे के बहुत करीब हैं, जिससे यूक्रेनी ड्रोन, मिसाइल या तोपखाने के हमलों का खतरा ज्यादा है। कीव के ड्रोन हमेशा हवा में रहते हैं, जो आसपास के इलाकों में रूसी गतिविधि के किसी भी संकेत को स्कैन करते रहते हैं। ऐसे में किसी भी काफिले को प्रायद्वीप की ओर जाते हुए पकड़ने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसके बाद यह सिर्फ समय की बात होगी कि स्ट्राइक ड्रोन या मिसाइलें उन्हें निशाना बनाने के लिए भेज दी जाएं। यूक्रेन पहले से ही जमीनी आपूर्ति लाइनों को बाधित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अप्रैल में एक हफ्ते के अभियान में उसने रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले जमीनी गलियारे पर कई सफल हमले किए। 3 रूसी शस्त्रागार और 3 अलग अलग आपूर्ति डिपो को निशाना बनाया गया और नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही यूक्रेनी बलों ने 2 लॉजिस्टिक हब्स पर भी हमला किया, जो गलियारे के साथ आपूर्ति के प्रवाह का समन्वय करने में मदद करते थे। 20 अप्रैल को यह भी रिपोर्ट आई कि यूक्रेनी रक्षा बलों ने सेवास्तोपोल खाड़ी में तैनात रूस के 2 बड़े लैंडिंग जहाजों पर अतिरिक्त हमले किए। बाद में इन दोनों जहाजों की पहचान प्रोजेक्ट 775 यामल और प्रोजेक्ट 117 निकोलाई फिलचेनकोव के रूप में हुई। यामल 500 टन तक का माल, जिसमें बख्तरबंद वाहन और सैनिक शामिल है, ले जाने में सक्षम था और इसकी कीमत $80 मिलियन से अधिक है। वही निकोलाई फिलचेनकोव और भी बड़ा है, जिसकी अधिकतम क्षमता लगभग 1000 टन है, जिससे ये पानी के पार एक बड़ी लैंडिंग फोर्स को ले जाने में सक्षम है। इन दोनों जहाजों में से बड़ा होने के बावजूद ये पुराना भी है और उतना महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत लगभग $70 मिलियन है। इन हमलों और कर्च जलडमरू मध्य की आखिरी फेरी पर हमले ने साफ संदेश दिया है कि यूक्रेन रूस की क्रीमिया सप्लाई लाइन काट रहा है। धीरे धीरे ये क्षेत्र अलग थलग हो रहा है, जिससे क्रेमलिन के सैनिकों के लिए ईंधन और गोला बारूद पाना मुश्किल होता जा रहा है। लैंडिंग शिप्स नष्ट कर यूक्रेन रूस को प्रायद्वीप पर बड़ी सेना जुटाने से रोक रहा है। ये जरूरी है क्योंकि पहले यूक्रेन क्रीमिया में रूसी वायु रक्षा या संसाधन नष्ट करता था, तो दुश्मन आसानी से उन्हें बदल लेता था।
अगर कीव के ड्रोन ने गोला बारूद भंडार नष्ट किया तो रूसी सेना दूसरे क्षेत्रों से गोला बारूद लाकर जलदमरू मध्य या क्रीमिया पुल से पहुंचा सकती थी। लेकिन जब आपूर्ति लाइनें कट गई हैं और दबाव है तो अब ये संभव नहीं। ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है। अगर यूक्रेन क्रीमिया को अलग कर लेता है तो वहां बची रूसी सेना आसानी से निशाना बन जाएगी। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें हर साल ज्यादा सटीक हो रही हैं। ऐसे में बाकी सैनिकों को खत्म करना रक्षा बलों के लिए आसान होगा। इससे क्रेमलिन का क्षेत्र पर नियंत्रण तेजी से घटेगा। और अगर यूक्रेन अंततः खेरसोन के जरिए एक रास्ता खोल लेता है तो वो अपने दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठा सकता है और एक दिन अपने सैनिकों को भेजकर उस क्षेत्र को फिर से हासिल कर सकता है। ये भले ही दूर लगे लेकिन तैयारियां हो चुकी है और यूक्रेन की सेना रूसीकरण खत्म करने की अपनी योजना को साकार करने के लिए कदम उठा रही है। क्रेमलिन को बढ़ती हताहत, भारी उपकरण नुकसान, ठप पड़ते अग्रिम मोर्चे के हमले और असफल भर्ती अभियानों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अब उसके पास क्रीमिया को पहले जितना मजबूत बनाने के साधन नहीं है। अगर यूक्रेन इस क्षेत्र पर थोड़ा भी नियंत्रण पा लेता है तो सब बदल जाएगा। रूस का ला सागर बेड़ा, जिसे पहले ही यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा है, अप्रासंगिक हो जाएगा क्योंकि वो अब सेवास्तोपोल को अपने मुख्य अड्डे के रूप में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्रेमलिन भी काला सागर और उससे आगे अपनी शक्ति प्रक्षेपित करने की क्षमता और प्रभाव खो देगा। फिर लंबी अवधि में अगर यूक्रेन आखिरकार यूरोपीय संघ या नाटो गठबंधन का हिस्सा बनने का अपना पुराना सपना पूरा करने में सक्षम हो जाता है तो रूस का शक्ति क्षेत्र और भी कम हो जाएगा। ये 2014 से एक चौंकाने वाला बदलाव होगा। उस समय इतनी तेज और प्रभावी अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद पुतिन ने सोचा था कि उन्होंने क्रीमिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए रूस का हिस्सा बना लिया है। अब वो जान रहे हैं कि वो कितने भयानक रूप से गलत थे। पहला झटका। रूसी लैंडिंग जहाज और अन्य चीजें एक बड़े रात भर चले ऑपरेशन में नष्ट हो गई, जिससे रूसी नाविक PTSD से जूझ रहे हैं। दूसरा झटका। काला सागर क्षेत्र की रूस की एकमात्र तेल रिफाइनरी और निर्यात केंद्र जलता है क्योंकि यूक्रेन बार बार क्रीमिया के रूसी बुनियादी ढांचे पर हमला करता है। जहां तक तीसरे झटके की बात है, वो शायद क्रीमिया में रूसी शासन का पूरी तरह से अंत हो सकता है। रूसी नाविक और संभावित नाविक काला सागर को कब्जे से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू होते ही प्रायद्वीप से ऐसे भाग रहे हैं जैसे डूबते जहाज से चूहे। 20 अप्रैल को खबर मिली कि यूक्रेन की एक गुप्त इकाई ने अधिकृत क्रीमिया में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। यूक्रेन की मुख्य खुफिया निदेशालय यानी HUR का हिस्सा गुप्त घोस्ट्स यूनिट ने पिछली रात सेवास्तोपोल खाड़ी को काला सागर बेड़े के लिए नर्क बना दिया था, क्योंकि ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला ने पुतिन के बेड़े के 2 और जहाजों को निष्क्रिय कर दिया। इस बार निशाने पर रूसी मिसाइल कैरियर या इसी तरह के युद्धपोत नहीं थे। यूक्रेन कई जहाज नष्ट कर चुका है और रूस बचे जहाजों को क्रीमिया से दूर रख रहा है क्योंकि क्रेमलिन को यूक्रेन के ड्रोन व मिसाइलों का डर है। घोस्ट ने उन 2 रूसी लैंडिंग जहाजों को निशाना बनाया जिनसे पुतिन क्रीमिया से यूक्रेनी मुख्य भूमि तक सामान और सैनिक भेज रहे हैं। प्रोजेक्ट 775 यमल उनमें से एक लक्ष्य था। ये जहाज 1988 में बना था और सोवियत युग का उपकरण है जिसे पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए चुना। ये 500 टन सामान ले जा सकता है। उस सामान में सैनिक व वाहन भी हो सकते हैं। दूसरा जहाज प्रोजेक्ट 1171 निकोलाई फिलचेंकोव है, जो पहले वाले से भी पुराना है। 1975 में बना यह लैंडिंग शिप 1000 टन क्षमता वाला है और उभयचर अभियानों व हमलों में इस्तेमाल हो सकता है। आप जानते हैं, अगर रूस काला सागर से ऐसा कुछ लॉन्च करने में सक्षम होता, घोस्ट ने हमला शुरू किया, तब दोनों जहाज बंदरगाह में थे। HUR ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन ने उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। रूस जिन जहाजों का इस्तेमाल अपनी सेना को मुख्य भूमि पर आपूर्ति करने के लिए कर रहा था, उन्हें नष्ट करने से संतुष्ट न होकर घोस्ट्स क्रीमिया में और गहराई तक घुस गए। रूसी लैंडिंग क्राफ्ट को नष्ट करने के अलावा घोस्ट ने रूसी पॉडलेट के एक रडार सिस्टम पर भी सीधा प्रहार किया। 10 से 300 किमीटर या 6.2 से 186 मील रेंज के साथ पॉडलेट एक साथ 200 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और आने वाली प्रोजेक्टाइल्स की रफ्तार का भी साथ दे सकता है। रूस को 4400 किमीटर भी घंटा यानी 2200 मील भी घंटा से तेज चलने वाली प्रोजेक्टाइल्स के लिए ऐसे सिस्टम्स चाहिए। ये सिस्टम्स ड्रोन और मिसाइलों की जल्दी चेतावनी देकर
रूस को वायु रक्षा व्यवस्थित करने का मौका देते हैं ताकि खतरा पहुंचने से पहले ही नष्ट किया जा सके। 19 अप्रैल की रात को ऐसा नहीं हुआ। पोडलिक के एक उसी तरह के खतरे से नष्ट हो गया जिसे उसे पहचानना था, और ये विफलता चाहे वह पोडलिक के एक की हो या उन वायु रक्षा प्रणालियों की जो रूसी रडार द्वारा खतरा पहचानने पर सक्रिय होनी चाहिए थी, पुतिन को अभी अभी $5 मिलियन का नुकसान करा गई है। इसमें उन 2 लैंडिंग जहाजों के लिए कई करोड़ डॉलर की रकम भी जुड़ सकती है जिन्हें घोस्ट ने बेकार किया। अगर आपको यूक्रेन के क्रीमिया हमले की सफलता पर शक है तो HUR ने न सिर्फ बताया क्या किया बल्कि इसे साबित करने के लिए वीडियो भी जारी किया। टेलीग्राम पर उस बयान के साथ प्रकाशित किया गया जिसमें बताया गया था कि क्रीमिया की रात में घोस्ट ने क्या कारनामा किया है। उस फुटेज में हमें यूक्रेन के कई ड्रोन द्वारा रिकॉर्ड किया गया दृश्य दिखता है जब वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। वीडियो के पहले 25 सेकंड के भीतर हम देखते हैं कि एक यूक्रेनी ड्रोन रूस के एक लैंडिंग शिप पर तेजी से बढ़ता है और फिर सीधा हमला करता है। ड्रोन द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा दृश्य एक पल में गायब हो जाता है जैसे ही वो अपना विस्फोटक पेलोड छोड़ता है। फिर एक दूसरा ड्रोन, एक दूसरा जहाज और बिल्कुल वही नतीजा। इस फुटेज में रूस की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल या गोलियां चलाते नहीं दिखती। लगता है भूतों को रूस के जहाजों पर निशाना लगाने का मौका मिल गया है, जिससे लगता है पुतिन के पास क्रीमिया की रक्षा के लिए जरूरी उपकरण नहीं है। जैसा कि सामने आया है, वो साफ निशाना लगाने का मौका यूक्रेन द्वारा किए गए कड़े परिश्रम का नतीजा है, और ये रूस के लिए एक समस्या है। कब्जे वाले क्रीमिया में यूक्रेन का हालिया हमला उस व्यवस्थित क्षरण अभियान को उजागर करता है जिसने उस प्रायद्वीप पर रूस द्वारा बनाई गई रक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया है। मुख्य पोस्ट के अनुसार क्रीमिया रूस के काला सागर बेड़े के लिए हमेशा प्रमुख लॉजिस्टिक्स और नौसैनिक केंद्र रहा है, चाहे यूक्रेन पर आक्रमण हो या 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के अवैध विलय के बाद के 8 वर्षों में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकांश हिस्सा अब भी क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानता है, भले ही रूस ने उस पर कब्जा कर रखा है, और प्रायद्वीप के भविष्य पर एक जनमत संग्रह कराया गया था जो लगभग निश्चित रूप से अवैध था। अब यूक्रेन क्रीमिया को स्थायी रूप से मुक्त करने में जुटा है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आगे हम यूक्रेन के क्रीमिया अभियान के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। उससे पहले 19 अप्रैल को यूक्रेन काला सागर में रूस की सैन्य मौजूदगी पर दबाव बनाए हुए था। जहां जहाज जल रहे थे और रडार सिस्टम्स बेकार साबित हो रहे थे, वहीं क्रीमिया के बाहर हालात और बिगड़ गए। तेल केंद्र पर फिर हमला हुआ है जिसे यूक्रेन पहले भी निशाना बना चुका है। 20 अप्रैल की रिपोर्ट में कीव पोस्ट ने बताया कि यूक्रेन ने रूसी तेल पर अभियान तेज किया और ड्रोन टुआप्से ऑयल रिफाइनरी व एक्सपोर्ट हब भेजे। रूस के पास काला सागर में केवल एक एक्सपोर्ट हब टुआप्सी है जो क्रीमिया में नहीं है। ये रूस के क्रास्नोदार क्राय क्षेत्र में है, क्रीमिया के पूर्व, जहां नोवोरोसिस्क बंदरगाह है। रूस ने सेवस्तोपोल छोड़ने के बाद काला सागर बेड़े का अधिकांश हिस्सा यही तैनात किया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने दूसरे हमले की पुष्टि की, जिसने टेलीग्राम पर भी कुछ तस्वीरें साझा की जिसमें घने धुएं में लगी भीषण आग दिखाई दे रही है, जो अब रूस की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरियों और निर्यात केंद्रों में से एक को ढक चुकी है। कृष्णोदार के तुआप्सी ऑयल रिफाइनरी पर फिर हमला हुआ। टैंक फार्म पर हमले से संयंत्र में आग लगी, जिसे यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने पुष्टि की। एक और छोटी बात यह है कि यूक्रेन के ड्रोन ने कब्जे वाले क्रीमिया के एक तेल डिपो पर हमला किया, जिस पर कम रिपोर्टिंग हुई है। फार्डिस्का ऑयल डिपो अब उतनी ही तेजी से जल रहा है जितना कि वह रिफाइनरी, जिसने संभवतः वहां संग्रहित तेल की आपूर्ति की थी। और इन दोनों हमलों ने मिलकर यूक्रेन के मुख्य भूभाग में तैनात सैनिकों तक ईंधन पहुंचाना और भी मुश्किल बना दिया है। यूनाइटेड 24 मीडिया से और जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि वहां के लोग पहले ही फोटो, वीडियो और रिपोर्ट्स एस्ट्रा जैसे स्वतंत्र मीडिया को भेज रहे हैं। सभी रिपोर्ट्स में एक जैसी कहानी है। तुआप्सी में बड़े ड्रोन हमले के बाद कई ईंधन टैंक जल रहे हैं। आग और घना धुआं फैला है। रूस पूरी तरह तैयार नहीं था। तुआप्सी में आग फैल रही है। इस सुविधा के लगभग 10 भंडारण टैंक उस आग से प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक रिफाइनरी भी शामिल है, जिसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 12 मिलियन टन तेल की है।
ये स्थल यूरो 5 मानकों के अनुरूप डीजल बनाता है, इसलिए तुआप्सी रूस का प्रमुख काला सागर तेल निर्यात केंद्र बन गया है। यहाँ ईंधन, तेल, विमानन ईंधन, पेट्रोल और कई अन्य तेल उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जिनकी रूस की मुख्य भूमि पर स्थित सेना को यूक्रेन के ठिकानों पर हमलों के लिए आवश्यकता होती है। संक्षेप में, तुआप्सी रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन यह बात अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि पुतिन द्वारा 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से उसने इस सुविधा पर 9 बार हमला किया है। उन हमलों में से एक रिफाइनरी पर ताजा हमले से कुछ दिन पहले हुआ था। 19 अप्रैल कोई अलग घटना नहीं थी, ये यूक्रेनी डबल टैप का हिस्सा थी। और यही वो चीज़ है जिसे हम यहाँ द मिलिट्री शो पर कवर करते हैं। हम पूरी जानकारी दिखाते हैं, सिर्फ सुर्खियाँ नहीं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें। अब रूस 19 अप्रैल के तुआप्सा हमले पर बेहद नाराज होगा। 3 दिन पहले रूस इसी सुविधा पर यूक्रेनी हमले से जूझ रहा था। इस हमले के दौरान ईंधन टैंक आग की लपटों में घिर गए और कई धमाके दर्ज किए गए, जो इतने बड़े पैमाने पर था कि क्रेस्नोडार हवाई अड्डे के अधिकारियों को अस्थायी उड़ान प्रतिबंध लागू करने पड़े। कीव पोस्ट के मुताबिक आग इतनी बड़ी थी कि उसे बुझाने के लिए 150 से ज्यादा दमकल कर्मी व आपातकालीन कर्मी लगे। 19 अप्रैल को दमकल कर्मियों के चेहरे देखने लायक थे। जैसे ही उन्हें लगा कि उन्होंने यूक्रेन द्वारा लगाई गई आग पर काबू पा लिया है, ऊपर मंडराते ड्रोन की आवाज ने बता दिया कि उन्हें ये सब फिर से करना पड़ेगा। तुआप्सी एक निशाना है और ऐसा लगता है कि यूक्रेन बार बार हमला करता रहेगा जब तक कि पुतिन को यह संदेश नहीं मिल जाता कि उनका काला सागर का तेल निर्यात केंद्र अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुआप्सी हमले से दिखता है कि यूक्रेन अब रूस को काला सागर से बाहर करने और उसके तेल क्षेत्र पर दबाव बढ़ाने की रणनीति में और गहराई तक जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन को तुआप्सी पहुंचने के लिए क्रीमिया के ऊपर या आसपास से गुजरना जरूरी है। जो होना चाहिए वो ये है कि रूस की रडार प्रणाली उन ड्रोन को पकड़ ले और उसके बाद वायु रक्षा प्रणाली उन्हें आसमान में ही मार गिराए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यूक्रेन के ड्रोन क्रीमिया को भी निशाना बना रहे हैं और उसके पास से उड़ भी जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि पुतिन की प्रायद्वीपीय रक्षा में कुछ बड़ी खामियां आ रही हैं। जहां तक तेल की बात है, यूक्रेन कई महीनों से रूसी तेल को निशाना बना रहा है। हालांकि मार्च के अंत से यूक्रेन ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है, संभवतः इसलिए क्योंकि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में चल रही उथल पुथल के कारण रूसी तेल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा लिया है। यूक्रेन ने प्रतिबंधों में उस विराम का जवाब कई हफ्तों तक हमले करके दिया है, जिससे रूसी तेल निर्यात केंद्र और रिफाइनरियां जलती रही हैं। इसका दोहरा उद्देश्य है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख किरिलो बुदानोव के अनुसार यूक्रेन इन हमलों से दिखाना चाहता है कि शांति वार्ता के दौरान उसके पास कई विकल्प है। रूस दिखाना चाहता है कि यूक्रेन अब थक चुका और कमजोर हो गया है। जब आपके जहाज डूब रहे हों, रडार नष्ट हो रहे हों और तेल अवसंरचना यूक्रेनी ड्रोन हमलों से जल रही हो, तो यह मुश्किल हो जाता है। दूसरा, यूक्रेन चाहता है कि ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पैदा हुए तेल मूल्य झटकों के बाद रूस को उतना मुनाफा भी न हो जितना पुतिन चाहता है। रूस को अभी तेल से खूब पैसा कमा रहा होना चाहिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के चलते कुछ हफ्ते पहले रूसी यूरोल्स कच्चा तेल लगभग $100 प्रति बैरल के जोखिमपूर्ण दाम पर बिक रहा था। तुआप्सी में हुए हमले यूक्रेन के लिए सफल रहे। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक रूस के जलते तेल टर्मिनल और रिफाइनरियां उसे रोज $100 मिलियन का नुकसान कर रही है। ये सारी आमदनी वही है जिसे पुतिन टैक्स के रूप में वसूलने की उम्मीद कर रहे थे, ताकि वे अपनी युद्ध मशीन के लिए और पैसा जुटा सके। अब रूस को हर महीने $3 बिलियन के तेल राजस्व की भारी कमी झेलनी पड़ रही है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक यूक्रेन हमलों का मौजूदा स्तर बनाए रखेगा। आइए क्रीमिया और काला सागर पर वापस आते हैं। 19 अप्रैल को हुई घटना क्रीमिया प्रायद्वीप को कब्जे से मुक्त कराने के लिए यूक्रेन के बड़े अभियान का हिस्सा थी।
यूक्रेन ने समझ लिया है कि वो उस प्रायद्वीप पर जमीन के रास्ते पलटवार नहीं कर सकता। अगर वो सैनिक भेजता है तो वे ऐसे तंग रास्तों में फंस जाएंगे जहां उन पर तोपों और हवाई हमलों से आसानी से हमला किया जा सकता है। इसलिए यूक्रेन लंबी रणनीति अपना रहा है। रूस की क्रीमिया और काला सागर की रक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर करके यूक्रेन क्रीमियन प्रायद्वीप को रूस के उन लोगों के लिए असहनीय बना रहा है जो किसी तरह से कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए हैं। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी लोगों और सैनिकों का क्रीमिया के प्रति व्यवहार में दिलचस्प बदलाव आया है। युद्ध के शुरुआती वर्षों में क्रीमिया को एक तरह से सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, कम से कम उसकी तुलना में जहां यूक्रेन का मुख्य भूभाग था और वहां सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही थी। तब प्रायद्वीप यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन से सुरक्षित था, जबकि ये हथियार काले सागर में अपना असर दिखा रहे थे। आखिरकार हमने देखना शुरू किया कि ये हथियार खुद क्रीमिया में क्या कर सकते हैं। जनवरी 2024 तक भी बिजनेस इनसाइडर ने रूसी सैनिकों की टुकड़ियों के मोर्चा छोड़कर क्रीमिया भागने की कोशिश की रिपोर्ट दी थी। औसत रूसी नागरिक की नज़र में क्रीमिया सुरक्षित था। अब ऐसा नहीं है। सिर्फ एक साल में क्रीमिया वो जगह बन गई है जहां से रूसी भाग रहे हैं, न कि जहां वे भागकर आते थे। अप्रैल 2025 में आरबीसी यूक्रेन की रिपोर्ट में सामने आया कि यूक्रेनी समूह आर्टेश ने पाया रूसी अधिकारी और उनके परिवार कब्जा किए गए प्रायद्वीप से बड़े पैमाने पर भाग रहे हैं। ब्लैक सी फ्लीट के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच घबराहट छा गई थी, जो जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। क्रीमिया के आम सैनिकों को बलि का बकरा बनाया गया। रूसी सेना में वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़ बाकी सभी की छुट्टियां रद्द थी और गश्ती दल सड़कों पर भगोड़ों व संभावित तोड़फोड़ करने वालों पर नजर रख रहे थे। सुरक्षित ठिकाना अब खतरनाक इलाका बन गया है। ये बदलाव क्रीमिया में कब्जा करने वाली सेनाओं के खिलाफ यूक्रेन के अभियान का परिणाम है। अगर जमीनी हमला संभव नहीं तो यूक्रेन क्रीमिया में पुतिन की रक्षा व्यवस्था धीरे धीरे खत्म करेगा और इस प्रक्रिया में यह प्रायद्वीप पर रहने वाले लोगों को, चाहे वे रूसी सैनिक हों या आम नागरिक, यह दिखा देगा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहिए। अभी 2 लैंडिंग जहाज नष्ट होते देखने के बाद पीटीएसडी झेलने वाले नाविक तो बस शुरुआत है। और रूस हालात को और भी ज्यादा खराब कर रहा है। क्राइमिया से बड़े पैमाने पर पलायन हो सकता है, क्योंकि रूस जल्द ही वहां रहने वालों पर जबरन भर्ती थोपकर यूक्रेन द्वारा पैदा की गई परेशानियों में और इजाफा कर सकता है। यह जानकारी यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो पलटेंचुक के अनुसार है। 23 मार्च को TSN इंग्लिश से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस की दक्षिणी रक्षा सेनाएं 1 अप्रैल से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जबरन भर्ती क्राइमियाई लोगों को शामिल करेंगी। प्लेटेंचुक का कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पहले ही सैकड़ों क्राइमियाई लोग हताहत हो चुके हैं। जहां तक सीधे बलपूर्वक भर्ती की बात है तो यह पूरी तरह से अपेक्षित है। अगर यह पहले से ही जापोरिजिया और खेरसोन के कब्जे वाले हिस्सों में हो रहा है तो फिर यह क्रीमिया में क्यों नहीं हो सकता, प्लेटेंचुक जोड़ते हैं। आइए इसे साफ समझे। यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस के लिए सुरक्षित ठिकाने से खतरे के क्षेत्र में बदल दिया है। अब पुतिन रूस से आए लोगों पर जबरन भर्ती थोप रहे हैं ताकि क्रीमिया में क्रेमलिन की अवैध पकड़ मजबूत हो सके। पुतिन को क्या लगता है कि इसका नतीजा क्या होगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा जब सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि और लोग भी क्रीमिया से जितना दूर जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। नागरिक और रिजर्विस्ट भी वहां से भागेंगे और जो लोग नहीं भागेंगे वे यूक्रेन में पहुंच जाएंगे, जहां वे फ्रंट लाइन पर पहुंचने के बाद अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएंगे। हम जो बात यहां कह रहे हैं वह सीधी है। जब क्रीमिया में कम रूसी होंगे तो पुतिन की इस प्रायद्वीप पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। यूक्रेन इस तथ्य का फायदा उठाकर क्रीमिया को इस युद्ध में एक ग्रे जोन में बदल रहा है। जो चीज रूस के लिए ताकत का स्रोत बननी थी वो अब पुतिन की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक बन गई है। एक रणनीतिक बोझ जो यूक्रेन की नई पीढ़ी के ड्रोन और मिसाइलों की पहुंच में है और जिसे बार बार निशाना बनाया जाएगा। क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाला केर्च ब्रिज यूक्रेनी हमलों के कारण बार बार कमजोर साबित हुआ है। ब्लैक सी फ्लीट अब ब्लैक सी में लगभग निष्क्रिय है। रूस की वायु रक्षा, तेल और सैन्य ठिकाने क्रीमिया में हर हफ्ते नष्ट हो रहे हैं। जो रूस के दक्षिणी अभियानों का मुख्यालय था अब पुतिन के संसाधनों पर बोझ है। न्यू ईस्टर्न यूरोप के अनुसार रूस के करीब 1,50,000 सैनिक क्रीमिया में हैं। वे यूक्रेन की ओर से होने वाले जमीनी हमले का इंतजार कर रहे हैं जो आने वाला नहीं है।
और मुख्य भूमि भी नहीं जा सकते क्योंकि यूक्रेन उनके जहाज नष्ट कर रहा है। वे अब बेकार हैं। एक रक्षात्मक जमीनी सेना जो ड्रोन और मिसाइलों के सामने खड़ी है, जिन्हें वे रोक नहीं सकते। अब रूस क्रीमिया में एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा है। उसके पास प्रायद्वीप पर बचाव के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रक्षा के लिए उसके पास जरूरी संसाधन पर्याप्त नहीं है। यूक्रेन रूसी हवाई रक्षा को धीरे धीरे कमजोर करता रहा है, जिससे 19 अप्रैल जैसे हमलों के फार जरूरी सुरक्षित हवाई गलियारे बन गए हैं। अगर रूस क्रीमिया में ज्यादा रक्षा भेजता है तो उसकी मुख्य भूमि की सेना कमजोर होती है। अगर वो रक्षा प्रणालियां यूक्रेन में ही रखता है तो हर ड्रोन हमले से क्रीमिया असुरक्षित होता है। यह काला सागर में यूक्रेन की रणनीति का कमाल है। बिना सैनिक भेजे उसने पुतिन की क्रीमिया और काला सागर पर पकड़ कमजोर की। मुक्ति सिर्फ सैनिक रक्षा तंत्र पार करने से नहीं, बल्कि लगातार अभियान से भी मिल सकती है, जो पहले कब्जा करने वालों को बाहर करता है। यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों ने पहले ही काला सागर बेड़े के अधिकांश हिस्से को उस जल क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है, जिससे बेड़े को उसका नाम मिला है। क्रीमिया में हर बंदरगाह, सैन्य ठिकानों पर हमले और रूस से दिखती तेल की आग एक संदेश देती है, जब तक मौका है निकल जाओ, यूक्रेन नहीं रुकेगा। जैसे जैसे जबरन भर्ती का खतरा मंडरा रहा है, पुतिन जल्द ही देख सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा रूसी लोग इस संदेश को मानने लगेंगे, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यूक्रेन का कब्जा मुक्ति अभियान क्रीमिया तक सीमित नहीं है। मुख्य भूमि और दक्षिण में यूक्रेन पारंपरिक तरीके से अपने क्षेत्र को आजाद कर रहा है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन ने चिंगारी लगाई। अब रूस में आग भड़क रही है। इतिहास में पहले कभी रूस का तेल इतना नहीं जला। इसकी कोई तुलना ही नहीं है। यूक्रेन ने लगातार ऐसे हमले किए हैं कि रूस आग नहीं बुझा पा रहा। महत्वपूर्ण संपत्तियां जलकर राख हो गई। यूक्रेन ने अविश्वसनीय कर दिखाया है। और रूस की बात करें तो अब वह ऐसे भविष्य की ओर देख रहा है जिसमें उसका तेल अब वह जीवन रेखा नहीं रह गया है जो कभी हुआ करता था। सबसे पहले हम आपको 18 अप्रैल की रात में ले चलते हैं। उस तारीख को यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में ड्रोन के झुंड छोड़ दिए। सभी का एक ही लक्ष्य था, वह तेल अवसंरचना जो रूस को जिंदा रखे हुए है। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के 5वें साल में उस रात यूक्रेन के हमलों से कुछ भी सुरक्षित नहीं था। समारा क्षेत्र में रूसी रिफाइनरियों की एक जोड़ी पर विस्फोटक उड़ने वाले ड्रोन ने हमला किया। ये प्रतिबंध यूक्रेन ने रूस को पारंपरिक प्रतिबंधों से अलग अतिरिक्त नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए हैं। सिजरान और नोवोकुविशेव्स्क जल रहे हैं। दोनों जगहों पर आग की खबरें हैं और पश्चिम में लेनिनग्राद में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। यूक्रेन के ड्रोन आरपी केविसोत्स्क लुकोइल 2 ऑयल टर्मिनल पर जा पहुंचे, जो रूस के बाल्टिक सागर बंदरगाहों से तेल निर्यात के लिए अहम है। अंत में क्रास्नोदार क्षेत्र को यूक्रेनी ड्रोन से निपटना पड़ा क्योंकि वे तिखोरेत्स्क ऑयल पंपिंग स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। रूस की क्रास्नोदार में वायु रक्षा प्रणाली असफल रही। यूक्रेन के ड्रोन ने फिर सीधा हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के पूरे रूस में तेल सुविधाओं पर हमलों पर चुप्पी साधी है। ये तक नहीं बोला कि ड्रोन का मलबा गिरा है, जो अक्सर यूक्रेन के ड्रोन हमले में सुनते हैं। मंत्रालय ने बताया कि 18 अप्रैल की रात को उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 258 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से कई उन इलाकों के ऊपर थे जो अब जल रहे हैं। कौन जानता है, शायद रूस ने यूक्रेन के कुछ ड्रोन गिरा भी दिए हों, लेकिन अगर ऐसा किया भी तो यह साफ है कि वो काफी नहीं था रूस को रोकने के लिए। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम का इस्तेमाल अपनी सफल हमलों की घोषणा करने और यह दिखाने के लिए किया कि रूस इन घटनाओं से इनकार नहीं कर सकता। जनरल स्टाफ ने बताया कि सभी सुविधाएं रूसी कब्जाधारियों की सेनाओं को आपूर्ति में लगी है और हमलों की जगहों की तस्वीरें साझा की गई। हर तस्वीर में एक ही चीज दिखाई देती है, रूसी तेल सुविधाओं से उठता हुआ काला घना धुआं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि उन पर किसी विस्फोटक और आग बरसाने वाली चीज से हमला हुआ है। यूक्रेन अभी भी नुकसान का आकलन कर रहा है, क्योंकि वह यह पुष्टि करने की कोशिश कर रहा है कि इन सुविधाओं पर उसने ठीक ठीक क्या मारा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि एक बार फिर रूसी तेल जल रहा है और अब पुतिन को इसी से निपटना पड़ रहा है। हमलों की यह श्रृंखला यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ शुरू किए गए
लगातार बढ़ते अभियान का ताज़ा उदाहरण है। ये अभियान रूस के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर रहा है, जिन पर हम जल्द बात करेंगे। क्या आपने ये सोचा था कि 18 अप्रैल को यूक्रेन रूस की रिफाइनरियों और दूसरी तेल सुविधाओं को निशाना बनाना बंद कर देगा, है ना? पुतिन की जमीन पर ईंधन तेल पर हमलों के साथ यूक्रेन के ड्रोन ने रूस द्वारा भेजी गई कब्जाधारी सेनाओं, खासकर लंबे समय से रूस के कब्जे वाले मारियुपोल में भी निशाना बनाया है। यूक्रेन के मध्यम दूरी के ड्रोन ने रूस की सेना के लिए जरूरी लुब्रिकेंट और ईंधन भंडारण स्थलों पर सीधे वार किए। साजो सामान की मरम्मत से लेकर यूक्रेनी ठिकानों पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को चलाने तक हर चीज के लिए। यह संबंध को समझना आसान है। यूक्रेन रूस के अंदर उन रिफाइनरियों को नष्ट कर देता है जो ये उत्पाद बनाती है, और कब्जे वाले इलाकों में खुद उत्पादों को भी तबाह कर देता है। यह रूस की जमीनी रणनीति पर दोहरा वार है, जिससे उसकी पैदल सेना को लंबे समय तक ईंधन और लुब्रिकेंट्स नहीं मिलेंगे। मारियुपोल सेक्टर में यूक्रेन ने यहाँ तक कि मंगुश और ग्राउस्का में तेल से संबंधित नहीं होने वाले ठिकानों पर भी हमला करने का समय निकाल लिया, जो दोनों ही डोनेट्स्क क्षेत्र में हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी मरम्मत इकाइयों को नष्ट कर दिया। उन्होंने यही काम जापोरिजिया सेक्टर में भी किया, जहां उन्होंने टोकमक जिले में इकाइयों पर हमला किया। यहां हम देख रहे हैं कि यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन की बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, जो पैमाने में रूस की बराबरी करता है और पुतिन के रणनीतिक टीम से भी आगे निकल गया है। जहां तक लक्ष्यों के रणनीतिक महत्व की बात है, रूस यूक्रेन में लगभग किसी भी चीज पर हमला करने में खुश है, खासकर अगर उसके हमले से आम नागरिकों में दहशत फैलती है। यूक्रेन कहीं ज्यादा केंद्रित है। वह रूस के अंदर ही बार बार रूसी तेल को निशाना बनाता है और कब्जे वाले इलाकों में पुतिन की सेना को पंगु बना देता है। अब देश भर की रिफाइनरियों और तेल टर्मिनलों में ऐसी आग भड़क रही है जैसी रूस ने पहले कभी नहीं देखी। यूक्रेन के पास और भी था। 20 अप्रैल को खबर आई कि यूक्रेन ने तुआप्सी तेल बंदरगाह पर हमला किया, जो काले सागर में रूस की मुख्य लॉजिस्टिक धमनी है। एक हफ्ते से कम में यूक्रेन का यह दूसरा बंदरगाह हमला था और इसने फिर से एक बड़ी आग लगा दी, जबकि रूस ने 16 अप्रैल के हमले से लगी आग कुछ घंटे पहले ही बुझाई थी। तुआप्सी में रूस की एक और तेल रिफाइनरी भी है, जो रोजाना 2,40,000 बैरल कच्चा तेल प्रोसेस कर सकती है। अगर आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। यूक्रेन सक्रिय रूप से रूस के जितने हिस्से को ढक सकता है, उतने हिस्से को एक तरह के काले धुएं से ढकने की कोशिश कर रहा है। ये पुतिन के लोगों को संदेश देता है कि आपके राष्ट्रपति ने युद्ध शुरू किया और अब वो आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। यूक्रेन द्वारा 18 और 20 अप्रैल को रूसी तेल पर किए गए हमलों में समय का खास तत्व है। 18 अप्रैल को खबर आई कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूसी तेल शिपमेंट्स पर पुतिन के आक्रमण के बाद लगे प्रतिबंधों पर रोक बढ़ा दी है। ये विस्तार अमेरिका के प्रतिबंधों पर लगाई गई रोक के बाद आया। तेल की कीमतों में झटका। होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी से आया, जिसे ईरान ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में किया। प्रतिबंधों पर यह रोक 30 दिन तक रहेगी। ये 2 दिन बाद आई जब ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसन ने कहा था कि अमेरिका प्रतिबंधों पर यह रोक नहीं बढ़ाएगा। अगर रूस बिना रोक टोक तेल बेच रहा है तो यूक्रेन को यह खबर शायद पसंद नहीं आई होगी। इसका मतलब है कि रूस में सैकड़ों मिलियन, अगर अरबों डॉलर नहीं तो आ रहे हैं, जिन पर पुतिन टैक्स लगा सकते हैं ताकि वे यूक्रेन पर अपने युद्ध के लिए फंड जुटा सके। आप कह सकते हैं कि रूस में ड्रोन उड़ रहे हैं और रिफाइनरियां जल रही हैं, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि प्रतिबंध हटाना अप्रासंगिक हो। पुतिन, आपके जहाज चल सकते हैं, लेकिन जब ले जाने को तेल ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। आप सोच रहे होंगे, क्या 18 अप्रैल के यूक्रेन के कदम और 20 अप्रैल को तुआप्सी हमला दिखाते हैं कि रूसी तेल पहले कभी न देखे गए स्तर पर जल रहा है? यूक्रेन की रिफाइनरी पर हमले पहले भी हो चुके हैं। 2025 में हमने देखा कि इस तरह के हमले बहुत तेजी से बढ़ गए, जिससे वो साल ऐसा रहा जब यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर 120 हमले किए, जिनमें से 81 का निशाना तेल रिफाइनरियां थीं। साल के अंत तक रूस को इन हमलों से 13 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यह रणनीति नई नहीं है, लेकिन इस पहेली का एक हिस्सा अभी उजागर होना बाकी है। अब तक जिन 5 हमलों को हमने कवर किया है, वे सिर्फ यूक्रेन द्वारा किए गए सबसे हालिया हमले हैं।
मार्च में अमेरिका द्वारा पहली बार रूसी प्रतिबंधों पर रोक के बाद यूक्रेन लगातार रूस पर हमला कर रहा है, जिससे पुतिन को ऐसी आग झेलनी पड़ी है जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। इससे यूक्रेन के हमलों के आकार और पैमाने के लिहाज से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, आपको जल्दी से याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करें। 18 अप्रैल की घटना तो बस हिमशैल का सिरा है। अगर आप सतह के नीचे देखें तो आपको यूक्रेन के हमलों से रूस का तेल उद्योग बर्बाद होता दिखेगा। आइए बाल्टिक क्षेत्र चलते हैं। यूक्रेन ने लेनिनग्राद के तेल टर्मिनल को नष्ट किया, जो पिछले करीब 1 महीने में रूस के इस पश्चिमी क्षेत्र पर यूक्रेन ने जो कहर बरपाया है उसकी बस एक छोटी सी झलक है। 31 मार्च तक बीबीसी ने बताया कि यूक्रेन ने लेनिनग्राद क्षेत्र के 3 तेल स्थलों पर कई बार हमला किया, जिसमें खरीशी तेल रिफाइनरी और रूस के काले सागर बंदरगाह उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये बंदरगाह रूस के तेल निर्यात के 42% को संभालते हैं और दोनों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और भंडारण टैंकों में आग लगा दी गई है। यूक्रेन के मार्च हमलों में प्रिमोर्स्क और उस्तलुगा में 8 टैंक जल गए, जिससे अधिकारियों को इन बंदरगाहों को बार बार बंद करना पड़ा। यूक्रेन के हमलों के असर के कारण राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि कुछ सहयोगियों ने हमलों की तीव्रता घटाने को कहा। जेलेंस्की ने नहीं बताया कि अनुरोध किसने किया, जो शायद होर्मुज, जलडमरू मध्य की स्थिति और तेल कीमतों के बढ़ने के कारण आया था। 18 अप्रैल से साफ है कि यूक्रेन किसी के लिए नहीं रुकेगा। यह यूक्रेन को रूस को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोकेगा, चाहे दूरी या तरीका कोई भी हो। यूक्रेन रूस को हटाई पाबंदियों और ऊंचे तेल दामों का फायदा नहीं उठाने देगा। तेल और गैस विशेषज्ञ बोरिस एहरेनस्टीन ने कहा कि लेनिनग्राद क्षेत्र में यूक्रेन की कार्रवाई युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल निर्यात के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही बात है, अगर पश्चिम रूस पर सख्त कदम नहीं उठाएगा और अमेरिका अपनी पाबंदियां रोकने वाला है तो यूक्रेन खुद कार्रवाई करेगा। यह मार्च के मध्य से यही कर रहा है। 18 अप्रैल को हमने एक रणनीतिक बमबारी अभियान का विस्तार देखा, जिसे यूक्रेन अब लंबी दूरी के ड्रोन की अच्छी आपूर्ति के कारण जारी रख सकता है। हमलों का सिलसिला जारी है। तुआप्सी को यूक्रेन ने पिछले हफ्ते 2 बार निशाना बनाया था। 5 अप्रैल को यूक्रेन ने कोस्तोवो शहर में स्थित लुकोइल के स्वामित्व वाली एक रिफाइनरी पर भी हमला किया, जिसके बाद उसने एक और हमला किया और इस बार निशाना था एक ऑयल टर्मिनल, आपने सही पहचाना, लेनिनग्राद में। ये यूक्रेनी आग का तूफान है, ड्रोनों की लगातार बौछार जिसे रूस पूरी तरह रोक नहीं पा रहा और जो पुतिन के पूरे इलाके में भीषण आग लगा रही है। जब हम कहते हैं कि रूस पहले कभी इतना नहीं जला था, तो हमारा मतलब यही है। 18 अप्रैल को यूक्रेन ने उस आग को और भड़काया जो उस एक उद्योग को खतरे में डाल रही है, जो पुतिन की यूक्रेन में झोंकी गई युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है। जहां तक रूस की प्रतिक्रिया की बात है, तो वह इससे खुश तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। रूस हमेशा यूक्रेन के हर ड्रोन को मार गिराने का दावा करता है, लेकिन वह घबराया हुआ है और उसे घबराना भी चाहिए। यूक्रेन के हमलों से रूस की सेना व अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हम दोनों मुद्दों पर बाद में बात करेंगे। पहले रूस की घबराहट पर चर्चा करते हैं। क्रेमलिन के भीतर से आवाजें पहले ही पुतिन को चेतावनी देने की कोशिश कर रही है कि यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन के मामले में आगे निकल रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री और रूस सुरक्षा परिषद प्रमुख सर्गेई शोइगु भी उन आवाजों में शामिल है। उनका दावा है कि यूक्रेन का घरेलू ड्रोन विकास इस स्तर तक पहुंच गया है कि रूस के अंदर कोई भी क्षेत्र यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन सैकड़ों और कभी-कभी 1000 मील से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, जहां उन्हें पहुंचना होता है। और यूक्रेन उन ड्रोन को इतनी बड़ी मात्रा में बना रहा है कि अगर उसका कोई हमला सफल नहीं होता तो वो हमेशा फिर से कोशिश कर सकता है। अब यूक्रेन उस स्थिति में है जहां वो रूस पर उससे भी ज्यादा सीमा पार हमले कर रहा है जितने रूस यूक्रेन पर कर रहा है। मार्च में यूक्रेन ने रूस को लगभग 900 ड्रोन से पछाड़ दिया। यूक्रेन के 7347 ड्रोन रूसी क्षेत्र में घुसे और रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार मार्च में उन्हें मार गिराया गया। रिफाइनरी और डिपो में
आग की घटनाएं दिखाती हैं कि यूक्रेन ने उस क्षेत्र में बाजी पलट दी है जहां पहले रूस आगे था। अब बड़े पैमाने पर हमले अब यूक्रेन की रणनीति की अहम कड़ी बन गए हैं। जहां तक क्रेमलिन की बात है, उसे पता है कि वह यूक्रेन को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यहीं पर घबराहट शुरू हो जाती है, ये जानते हुए कि यूक्रेन को धमकाने की कोई भी कोशिश जिससे वह अपने खुद के बनाए ड्रोन का इस्तेमाल न करे बेकार साबित होगी। पुतिन के प्रवक्ताओं ने अब यूक्रेन के यूरोपीय साझेदारों को चेतावनी दी है कि अगर वे यूक्रेन को रूस के तेल पर हमला करने से नहीं रोकते तो रूस यूरोप की ओर ध्यान देगा। रूस क्या करना चाहता है यह साफ नहीं है, केवल कहा गया है कि इसके नतीजे अप्रत्याशित होंगे। अगर पुतिन अपने तरीके पर चलते हैं तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन वे ड्रोन और जहाज नेटो क्षेत्र में भेजते रहेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि रूस ने यूरोप में रूसी सैन्य बलों के लिए संभावित लक्ष्यों की सूची बनाई है, खासकर उन देशों पर जो यूक्रेन के संयुक्त उत्पादन समझौतों में शामिल हैं। इनमें से कोई धमकी रूस की उम्मीद जैसा असर नहीं डाल रही। यूक्रेन के यूरोपीय साझेदार जानते हैं कि रूस के पास लक्ष्यों की सूची है और उनके पास भी रूसी लक्ष्यों की सूची होगी। ये धमकियां जितनी बेअसर है उतनी ही बमुश्किल छिपी हुई भी है। रूस जानता है कि उसका कहना या करना यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में ड्रोन भेजने से नहीं रोक सकता। पुतिन अब वही भुगत रहे हैं जो उन्होंने 4 साल से शाहिद प्रकार के ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को आतंकित कर बोया था। अब रूस को उसकी ही दवा मिल रही है। पुतिन रोकर धमकी दे रहे हैं पर कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। रूस के लिए यह अपमानजनक है कि वह यूक्रेन के ड्रोन नहीं रोक पा रहा, जबकि वह खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनता है। एक खास बाग कागज का निकला है। रूस इन सब बातों से खुश नहीं है। क्रेमलिन यूक्रेन के यूरोपीय साझेदारों पर दबाव डालकर उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसे यूक्रेन के रूसी तेल पर हमलों के नतीजों का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले पैसे की बात करें। 18 अप्रैल की एक रिपोर्ट के मुताबिक UKR इन्फॉर्म ने बताया कि यूक्रेन ने रूस के तेल शिपमेंट को करीब 8,80,000 बैरल प्रतिदिन तक घटा दिया है, जो रूस में और भी बड़ी आग भड़काने वाले 4 हमलों के साथ मेल खाती है। इसका मतलब है कि हर दिन रूस के युद्ध कोष से $100 मिलियन छीन लिए जा रहे हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि यूक्रेन अब ज्यादा रिफाइनरियों और तेल टर्मिनलों पर हमला कर रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक मार्च में यूक्रेन ने रूस के तेल सेक्टर को कम से कम $2.3 अरब का नुकसान पहुंचाया। अगर यूक्रेन ऐसे ही जारी रहा तो रूस को 2026 के अंत तक $27.6 अरब का नुकसान होगा, जो 2025 के नुकसान से 2 गुना है। और अगर यूक्रेन मार्च के अंत से अब तक रोजाना $100 मिलियन का नुकसान पहुंचाने की रफ्तार बनाए रखता है तो रूस को होने वाला आर्थिक नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। रूस को देश भर में तेल आपूर्ति बदलनी पड़ रही है, जिससे उसकी सेना भी प्रभावित हो रही है। हर जगह देरी हो रही है। तेल और ईंधन जो पहले ही कब्जे वाले यूक्रेन में पहुंच जाना चाहिए था, वो अटक गया है क्योंकि रूस बेतहाशा सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहा है जहां वो तेल जमा कर सके और फिर वहां से उसे भेज सके। धीरे धीरे दुश्मन की तेल लॉजिस्टिक्स प्रणाली बिना रुकावट निर्यात सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता खो रही है, जिसका असर युद्ध के मैदान पर दिख रहा है। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना ने टेलीग्राम पर कहा, दुश्मन के कम संसाधन हमारी इकाइयों के लिए अधिक मौके हैं। वैसे रूस जिन जगहों पर अपने तेल का रास्ता बदलने की कोशिश कर रहा है, उनमें से एक जगह तुअप्सी है। 20 अप्रैल को यूक्रेन का उस अहम बंदरगाह पर हमला अब और भी समझ में आता है। यूक्रेन द्वारा रूस में हर तरफ धमाके और आग लगाना पुतिन के लिए एक कम चर्चित समस्या बन रहा है। यूक्रेनी आउटलेट ओबोज के मुताबिक जिन क्षेत्रों पर यूक्रेन हमले कर रहा है, उनके अधिकारी अब वायु रक्षा मजबूत करने के लिए क्रेमलिन से मदद मांग रहे हैं। लेनिनग्राद क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर द्रोजदेंको के अनुसार इसी उद्देश्य के लिए लेनिनग्राद सैन्य जिले में पहले ही संसाधन समर्पित किए जा चुके हैं। उस तथाकथित समाधान में समस्या यह है कि रूस के पास यूक्रेन के ड्रोन से बचाव के लिए पर्याप्त वायु रक्षा प्रणालियां नहीं है। पुतिन के आक्रमण की शुरुआत से 21 अप्रैल तक मिन्फिन के अनुसार रूस ने 1350 वायु रक्षा प्रणालियां खो दी। यह वायु रक्षा प्रणालियां बड़ी संख्या में हैं, लेकिन कई को वही ड्रोन नष्ट कर रहे हैं जिन्हें रोकने के लिए ये बनी थी।
रूस के लिए मुश्किल यह है कि अब यूक्रेन के मध्यम दूरी के ड्रोन से वह कब्जे वाले इलाकों पर बार बार हमला कर सकता है, जिससे यूक्रेन में रूसी वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट हो रही हैं। जून 2025 से मार्च 2026 के बीच रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में किए गए 1530 यूक्रेनी हमलों में से 492 ने रूसी वायु रक्षा ढांचे के हिस्सों को नष्ट कर दिया। ये रूस को ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां उसे और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है, ठीक उसी समय जब उसके पास वे उपलब्ध नहीं हैं। रूसी तेल के खिलाफ यूक्रेन के अभियान की नई परत सामने आई है। यूक्रेन जानता था कि रूस जवाब में रिफाइनरियों और तेल टर्मिनलों पर वायु रक्षा तैनात करेगा, जो तर्कसंगत है। वे वायु रक्षा प्रणालियां किसी और जगह से लानी होंगी, क्योंकि रूस के पास अब भंडार में ऐसी प्रणालियां नहीं हैं। उन्हें कब्जे वाले क्षेत्रों और रूस के अन्य प्रमुख सैन्य लक्ष्यों से हटा दिया जाएगा। पुतिन इससे थोड़ा तेल बचा सकते हैं, लेकिन बाकी लक्ष्यों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यह रूस के लिए घाटे का सौदा है। आग जलने और ड्रोन आने पर रूस सिर्फ बेकार धमकियों और कमजोर हो चुकी वायु रक्षा प्रणालियों की फेरबदल तक सीमित है, जो यूक्रेन के हमलों से और कमजोर हुई है। रूस 2026 में यूक्रेन से पैदा हुई नई समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाया है और जल्द ही रूस की तेल सुविधाओं पर और हमलों की खबरें आ सकती हैं, क्योंकि यूक्रेन रूस को कमजोर करने का अभियान जारी रखे हुए है। हम इसे कोई 2 दिन और देते हैं, और जब तक आप यूक्रेन के अपरिहार्य लंबी दूरी के हमलों पर हमारी अगली रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना आप इस बारे में और जानें कि इस समय क्रेमलिन में किस तरह की घबराहट छाई हुई है। अगर आक्रमण के शुरुआती अराजक घंटों में आपने कहा होता कि यूक्रेन 4 साल बाद भी लड़ रहा होगा, तो शायद कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन आज यही सच है। न केवल यूक्रेन मार्च 2026 की शुरुआत तक अभी भी डटा हुआ है, बल्कि अधिकांश मापनीय संकेतकों के अनुसार वो 2025 की तुलना में एक मजबूत संचालनात्मक स्थिति में है। इसके कई कारण हैं, जो इस तथ्य पर केंद्रित हैं कि यूक्रेन ने युद्ध में बेहतर हथियार और रणनीतियां विकसित की, जबकि रूस पुराने तरीकों में ही रहा। असल में हालात इतने बदल गए हैं कि न केवल यूक्रेन ने रूस की अग्रिम पंक्ति को तोड़ दिया है, बल्कि रूस उसके आगे बढ़ने को रोकने में भी असमर्थ नजर आ रहा है। यूक्रेन के लिए असली बात यही है कि वो रूस को वहीं चोट पहुंचाए जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। आइए बिल ग्राउंडो के व्यापक दृष्टिकोण से शुरुआत करें, जो वित्तीय विशेषज्ञ और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान करता है और रूस के युद्ध के आर्थिक पहलुओं पर प्रमुख आवाज है। उनका तर्क 2 हिस्सों में बटा है। रूस ने सामरिक गलतियां की हैं, जिन पर हमने युद्ध के 4 वर्षों में विस्तार से चर्चा की है। दूसरा तर्क है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब इस इंतजार में नहीं है कि पश्चिमी सरकारें रूस पर आर्थिक दबाव डालें। इसके बजाय यूक्रेन खुद ये कर रहा है, रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमलों और उन तथाकथित शैडो फ्लीट जहाजों पर हमलों के साथ, जिनका इस्तेमाल मॉस्को प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। यूक्रेन ने रूस पर वहां वार किया है जहां उसे सबसे ज्यादा चोट लगती है, यानी उसकी जेब पर। हर बंद रिफाइनरी या निष्क्रिय टैंकर रूस की युद्ध आय को बड़ा झटका देता है। अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कार्नेगी एंडोमेंट के अनुसार यूक्रेन ने रूस की लगभग 38% तेल रिफाइनिंग क्षमता को ठप कर दिया है। हालांकि उसी विश्लेषण से पता चलता है कि रूस ने अपनी शुद्ध ईंधन निर्यात क्षमता का केवल 69% ही खोया है, क्योंकि उसके पास अतिरिक्त उत्पादन का बफर है। ये सब 2025 में कुल 120 हमलों के दौरान किया गया, जिनमें से अधिकांश ने रूसी तेल ढांचे को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाया। इन हमलों का चरम 2026 में आया, जब जनवरी और फरवरी के दौरान 40 हमले किए गए, जिनमें कम से कम 13 महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें वोल्गोग्राद तेल रिफाइनरी पर हमला भी शामिल था, जिससे उसकी 40% उत्पादन क्षमता बंद हो गई। यह सुविधा अकेले ही युद्ध से पहले के ईंधन निर्यात का लगभग 5% हिस्सा थी, जिससे यूक्रेन को रूस को उन संसाधनों से काटने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिली जो उसकी कोशिशों को बनाए हुए थे। अब ये काफी हद तक यूक्रेन की नए लक्ष्यों तक पहुंचने की क्षमता के कारण संभव हो पाया है, और ये क्षमता युद्ध के शुरुआती महीनों से अब तक काफी बढ़ गई है। ये पूरी तरह पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए हथियारों की सीमा पर निर्भर था। 2025 और 2026 में उस विस्तार का सबसे बड़ा उदाहरण फायर पॉइंट है। कीव की निजी रक्षा कंपनी, जिसे 2022 के मध्य में इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और गेम डिजाइनरों ने स्थापित किया,
ने अस्थायी वर्कशॉप से शुरुआत की। अब ये कंपनी कीव और आसपास के कई गुप्त उत्पादन सुविधाओं में 2000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ काम कर रही है। विशेष रूप से FP1 ड्रोन खास ध्यान देने के योग्य है। वन वे अटैक OWA ड्रोन वो मुख्य हथियार है जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, जिसकी रेंज लगभग 620 मील है। 60 पाउंड से ज्यादा का वॉरहेड जो कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है, और एक ऐसा डिजाइन जो मॉड्यूलैरिटी, असेंबली में आसानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के प्रभाव को झेलने के लिए तैयार किया गया है। FP1 को रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई तक किए गए यूक्रेनी हमलों में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी के लिए श्रेय दिया गया है। इसका मतलब है कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आए रूसी गोला बारूद डिपो, तेल रिफाइनरी और सैन्य कमांड सेंटर्स पर हुए ज्यादातर हमले इसी एक घरेलू रूप से बने प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए थे। FP2 अगला उन्नत चरण था। ये भारी हमला ड्रोन है जिसमें बड़ा पेलोड है, रेंज कम है और ये मजबूत संरचनाओं को निशाना बनाने के लिए बना है। 130 मील की कम रेंज दर्शाती है कि ये ड्रोन कमांड सेंटर्स को तबाह करने या रूसियों को यूक्रेन के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बना है। 2026 की शुरुआत में फायर पॉइंट के सह संस्थापक और मुख्य डिजाइनर डेनिस श्लिटरमैन ने सुझाव दिया कि प्लेटफॉर्म को अपडेट मिलेगा, जिससे इसमें 98 पाउंड का वॉरहेड लगाया जा सके और प्रभावशीलता बढ़ेगी। क्षमता के मामले में FP1 और FP2 से ऊपर FP5 फ्लेमिंगो आता है। ये फायर पॉइंट की क्रूज मिसाइल है जो 2540 पाउंड का वॉरहेड लेकर 900 मील तक की दूरी तय कर सकती है। इसके एयरफ्रेम का निर्माण रेडार ट्रांसपेरेंट फाइबर ग्लास वाइंडिंग तकनीक से किया गया है, जो आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होती है, और ये इसे उड़ान के दौरान रेडार से बचने में मदद करती है। उत्पादन मध्य 2025 में तेजी से बढ़ा। लक्ष्य था शरद ऋतु तक हर माह 210 यूनिट्स बनाना। फ्लेमिंगो का पहले ही उपयोग हो चुका है। यूक्रेनी स्रोतों ने जनवरी 2026 में रूस के कपुस्तिन यार टेस्ट रेंज पर हमलों की पुष्टि की है। एक अलग अभियान में इस मिसाइल ने रूस के अंदर इस्कंदर मिसाइल उत्पादन संयंत्र पर हमला किया। ये यूक्रेन में बनी क्रूज मिसाइल है जो उन फैक्ट्रियों पर हमला करती है जहां वे मिसाइलें बनती हैं, जिन्हें रूस यूक्रेनी शहरों पर दागता है। यही हमें फायर पॉइंट की महत्वाकांक्षा की चरम सीमा FP9 तक ले आता है। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 500 मील है। इसका वॉरहेड 1700 पाउंड का है और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी लगभग माक 6.5 है। रूस की इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसने युद्ध में यूक्रेनी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया, अपने लक्ष्य को लगभग 1/3 गति से मारती है। इसका अर्थ है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्कंदर की तुलना में कम समय मिलता है। जैसे रूस ने युद्ध में S-400 सिस्टम्स धीरे धीरे खोए, वैसे ही अगर FP9 मिसाइलें बड़ी संख्या में तैनात होती हैं, तो यूक्रेन की मिसाइलों के जरिए की जा रही आर्थिक नाकेबंदी और तेज हो सकती है। इन सब के बीच शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा हथियार कार्यक्रम पूरी तरह से नेटो और पश्चिमी पाबंदियों से अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अटैकम्स मिसाइलों की अधिकतम रेंज करीब 190 मील है, जिसे रूस के अंदर गहरे हमले रोकने के लिए सीमित किया गया है। जो भी चीज मॉस्को तक पहुंची है या रूस के अंदरूनी हिस्सों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है, वो सब घरेलू रूप से निर्मित है। अगर FP9 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ तो ये मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग के लिए खतरा हो सकता है। हथियारों के अलावा यूक्रेन ने युद्ध शुरू होने से उसके ड्रोन अभियानों की प्रभावशीलता कम करने वाली एक प्रणालीगत समस्या को भी संबोधित करना शुरू किया है। 10 मार्च को रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने यूक्रेन में ड्रोन खरीद प्रक्रिया के पुनर्गठन के लिए औपचारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए। वे जनवरी 2026 में तकनीकी बढ़त बढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे। पुरानी प्रणाली संबंधों, अपारदर्शी मांग निर्धारण प्रक्रियाओं और सैन्य विश्लेषकों द्वारा भ्रष्टाचार के जोखिम के रूप में बताए गए कारकों पर आधारित थी। इसका परिणाम ये हुआ कि यूक्रेनी अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को अक्सर ऐसे ड्रोन मिलते थे जो जैसा दावा किया गया था वैसा काम नहीं करते थे, जिन्हें उन्हें फिर खाइयों में हाथ से संशोधित और मरम्मत करना पड़ता था। नई प्रणाली बहुत सरल है। सैन्य इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार अनुरोध करती हैं। इसके बाद जनरल स्टाफ केवल आवश्यक उपकरणों की तकनीकी विशिष्टताओं वाली एक खरीद सूची तैयार करता है। इस सूची में ना तो ब्रांड नाम होते हैं और ना ही कोई विशिष्ट निर्माता। कौन से उत्पाद खरीदे जाएंगे, इसका फैसला 5 डिजिटल युद्ध क्षेत्र डेटा सिस्टम करते हैं। ई-पॉइंट मैदान में उपकरणों की युद्ध क्षमता ट्रैक करता है। डॉट चेन और ब्रेव 1 मार्केट यूनिट्स की स्वतंत्र खरीद रिकॉर्ड करते हैं, जिससे असली मांग सामने आती है।
और डेल्टा और मिशन कंट्रोल, जो सिंक्रोनाइजेशन मैट्रिक्स और युद्ध अनुप्रयोग विश्लेषण प्रदान करते हैं। अगर ड्रोन नहीं उड़ता या लक्ष्य नहीं मारता तो सिस्टम उसकी मांग हटा देता है। खरीदारी का फैसला डेटा के आधार पर होता है, न कि उस पर जिसके मंत्रालय से सही संबंध है। बजट आवंटन भी बदल गया है। नई व्यवस्था में 80% खरीद फंड सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स को मिलेंगे जिन्होंने युद्ध क्षेत्र डेटा से प्रभावशीलता साबित की है। बाकी 20% नवाचार के लिए सुरक्षित है, जैसे नए सिस्टम्स जो युद्ध में परीक्षण हो रहे हैं या जिन्हें पश्चिमी व्यवस्था जैसी नौकरशाही नहीं चाहिए। फ्योडोरोव ने इस 20% को नई तकनीकों के तेजी से परीक्षण का तंत्र बताया, जिसमें अनावश्यक नौकरशाही नहीं है। इसका मतलब है यूक्रेन नए ड्रोन के डिजाइन सामने आते ही हफ्तों में बड़े पैमाने पर परीक्षण कर सकता है। महीनों तक प्रमाणन की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। फिर यूक्रेन के रक्षा उद्योग का पैमाना है, जिसे व्यवहारिक रूप से पूरी तरह बदल दिया गया है। फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत में यूक्रेन के पास 7 ड्रोन निर्माता थे। अब उसके पास 500 से अधिक हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कंपनियां 2 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई हैं। निजी मिसाइल निर्माता पहले मौजूद नहीं थे, अब 20 से अधिक हैं। मानव रहित जमीनी वाहन कंपनियां 0 से बढ़कर अब 100 से ज्यादा हो गई हैं। 21वीं सदी में ऐसी वृद्धि पहले नहीं देखी गई और इससे यूक्रेन ड्रोन नवाचार में रूस की बराबरी कर पाया है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में यूक्रेन ने रूस की संख्यात्मक बढ़त, खासकर ड्रोन में, कम करने में प्रगति की है। अब लेजर हथियारों पर आते हैं। रूसी टेलीग्राम चैनलों पर साझा फुटेज से ऐसा लगा कि एक यूक्रेनी निर्देशित ऊर्जा हथियार ने फाइबर ऑप्टिक गाइडेड एफपीवी ड्रोन को निष्क्रिय किया। जिस ड्रोन की चर्चा है उसे सैनिक वेटर या एम्बुश ड्रोन कहते हैं, जो सड़क किनारे कम पावर मोड में उतरकर दुश्मन वाहन का इंतजार करता है और फिर हमला करता है। फाइबर ऑप्टिक वेटर ड्रोन उड़ान के दौरान एक फिजिकल केबल से नियंत्रित होते हैं, जो उड़ते समय ड्रोन से खुलती जाती है। क्योंकि ये रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रति लगभग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यही वजह है कि ये फ्रंट लाइन पर सबसे खतरनाक खतरों में से एक बन गए हैं। बिल्कुल, यूक्रेन के पास भी फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का अपना वर्जन है, जिसके नतीजे भी लगभग वैसे ही हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि रूस ने इसमें पहले तरक्की की और इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है, ताकि यूक्रेन को अपनी सेना को फ्रंट लाइन के पास तैनात करने का मौका न मिले। लेकिन नया ऊर्जा हथियार इस बढ़त को उल्टा भी कर सकता है। वीडियो में दिखता है कि एक केंद्रित प्रकाश किरण फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ चलती है, जिससे ड्रोन ऑपरेटर से जुड़ता है। फिर ड्रोन का नियंत्रण खोकर वो बंद हो जाता है। ये संभवतः अनुमानित सनरे लेजर सिस्टम का एक प्रोटोटाइप है, जिसे फरवरी में अटलांटिक को दिखाया गया था। ये कार के डिक्की के आकार का है और कुछ सेकंड में छोटे ड्रोन को गिरा सकता है। सर्गी बेस ग्रिस्नोव, जो रक्षा मंत्रालय के सलाहकार और सैन्य रेडियो तकनीक विशेषज्ञ हैं, ने रूसी दावों पर कि ये वीडियो असली है अपने खास व्यंग्य के साथ प्रतिक्रिया दी। रूसी कहते हैं कि हमने फाइबर ऑप्टिक्स का तोड़ ढूंढ लिया है, इससे हम दिमाग स्कैन और लोगों का अपहरण भी करते हैं, बेस ग्रिस्नोव बोले। लेकिन वीडियो में पकड़े रूसी ड्रोन ऑपरेटरों को ये मजाकिया नहीं लगा। रिटायर्ड रियर एडमिरल मार्क मॉन्टगोमरी ने इस फुटेज के सामने आने से कुछ समय पहले पत्रकारों से कहा था कि यूक्रेन 1 से 2 साल में युद्ध क्षेत्र में लेजर तैनात कर सकता है। इसकी तुलना औसत खरीद प्रक्रिया की अवधि से करें, जो 6 साल या उससे अधिक है, जबकि अमेरिका की अपनी एंटी ड्रोन लेजर प्रणालियां 2022 से सक्रिय विकास में है। जैसे जैसे एंटी ड्रोन दौर तेज हो रही है और ड्रोन युद्ध क्षेत्र में मानव सैनिकों की जगह ले रहे हैं, जो देश पहले प्रभावी व सस्ता हथियार बनाएगा उसे बड़ी बढ़त मिलेगी। और यही वजह है कि लेजर हथियार की संभावना इतनी खास है। ये हथियार बिजली से चलने के कारण हर बार इसका इस्तेमाल दुश्मन ड्रोन बनाने की लागत से काफी सस्ता पड़ेगा। ये मौजूदा ड्रोन युद्ध की अर्थव्यवस्था के उलट है, जहां सस्ते दुश्मन ड्रोन को महंगे मिसाइल या ड्रोन से रोका जाता है। इससे ड्रोन की अवधारणा उलट सकती है, लेकिन यूक्रेन ने इस गति का पूरा फायदा उठाया है। जमीन पर फरवरी 2026 में युद्ध के मैदान की तस्वीर ये दिखाती है कि यूक्रेन कम से कम युद्ध अध्ययन संस्थान की अपनी आकलन के अनुसार 2026 की शुरुआत की तुलना में बेहतर स्थिति में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रोज युद्ध से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करते हैं। संक्षेप में, रूस सर्दी के अपने अधिकतर असली लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।
रूसी सैनिकों ने अक्टूबर के अंत और नवंबर 2025 की शुरुआत में हुलीपोल और ओलेक्जांद्रीव्स्का दिशाओं पर अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। संभवतः रूसी कमान को उम्मीद थी कि ये बढ़ते ओरिकीव के पास कार्रवाइयों के पूरक बनेंगी, जिससे रूसी बल शहर के दोनों ओर से पास आकर जापोरिजिया की ओर बढ़ सकेंगे। इस चाल से रूसी सैनिक जापोरिजिया ओब्लास्ट में यूक्रेन की पूर्व पश्चिम दिशा में फैली मजबूती से किलेबंद रक्षा पंक्तियों को दरकिनार कर सकते थे, बजाय दक्षिण से सीधे हमला करने के। याद रखें, जापोरिजिया इस क्षेत्र में यूक्रेन के प्रतिरोध के अंतिम गढ़ों में से था, खासकर जब रूस ने 2 साल की लड़ाई के बाद पोक्रोव्स्क में पायरिक जीत पाई थी। इस योजना में एक खास तर्क था। दिसंबर 2025 की शुरुआत में ISW ने आकलन किया कि हुलियापोले के उत्तर और उत्तर पूर्व में एक सामरिक सफलता रूसी बलों को संचालनात्मक लाभ दिला सकती है। फिर 29 दिसंबर 2025 को रूसी कमान ने ओरिकाइव और हुलीपोल दिशाओं को जोड़ने की योजना की घोषणा की, ताकि जापोरिजिया की ओर बढ़ा जा सके। आगे अंतिम उद्देश्य यूक्रेन की किलेबंदी पट्टी थी, जो डोनेट्स्क ओब्लास्ट के मजबूती से किलेबंद शहरों का गलियारा है, जिसमें द्रुजकिवका, स्लोब्यांस्क और क्रामाटोर्स्क आते हैं, जहां रूस अपनी 2026 के वसंत ग्रीष्म अभियान का केंद्र बिंदु बनाकर हमला करने की स्थिति में था। लेकिन यहीं से चीजें गलत होने लगीं। देखिए, रूस का शीतकालीन 2025-2026 मिसाइल और ड्रोन अभियान, जो यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना के खिलाफ था, अपने किसी भी रणनीतिक उद्देश्य को हासिल करने में असफल रहा। यूक्रेन के पावर ग्रिड को भारी नुकसान और नागरिकों के लिए महीनों की कठिनाई के बावजूद रूसी बल मोर्चे के पास ऊर्जा नेटवर्क काटने में असफल रहे और उनके हमले यूक्रेन के रक्षा उद्योग को बढ़ने से नहीं रोक सके। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की सलाहकार हन्ना ग्वज़दिया ने 19 फरवरी को बताया कि 2022 से उत्पादन 50 गुना बढ़ गया है और अनुमानित 50 अरब डॉलर के उत्पादन तक पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेनी हथियार उत्पादन रोकने के लिए बुनियादी ढांचे पर हमला किया, फिर भी हथियारों का उत्पादन बढ़ता रहा। जमीन पर रूस की रणनीतियों में सीधा व्यवधान आया। मॉस्को ने घुसपैठ की रणनीति और हल्के मोटर चालित बल के साथ आक्रामक कार्रवाइयों पर दांव लगाया, जिसका मतलब है कि आदर्श रूप से उसे कम बख्तरबंद उपकरणों का नुकसान होगा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान जाती है। लेकिन दिसंबर 2025 के अंत तक मंदी आ गई थी, क्योंकि रूसी सेनाओं को पिछले कई महीनों में बहुत भारी नुकसान हुआ था। घुसपैठ मॉडल तब सफल था जब रूसी पैदल सेना यूक्रेनी मोर्चों में घुसकर अपनी स्थिति मजबूत कर लेती थी, लेकिन यूक्रेनी सेनाओं ने बाकी रूसी सैनिकों को इन घुसपैठी टुकड़ियों तक आगे बढ़कर पहुंचने से रोक दिया, जिससे वे दुश्मन के इलाके के बीचों बीच फंस गए। इससे संभवतः रूसी सेनाओं को उन शुरुआती आक्रामक मोर्चों से वंचित कर दिया गया है, जिनसे वे जापोरिजिया तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ ग्रीष्मकालीन हमला शुरू करना चाहते थे। फिर यूक्रेन का जवाबी हमला, जो जनवरी के अंत में शुरू हुआ, उसने ठीक उसी विफलता का फायदा उठाया। यूक्रेनी सेनाओं ने रूसी सेनाओं को द्नीप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट से बाहर निकालना शुरू किया और रूसी वसंत आक्रमण की तैयारियों को कमजोर किया। फ्रंट लाइन में अचानक बदलाव का मतलब ये हुआ कि यूक्रेन ने 1 महीने से भी कम समय में 150 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र को मुक्त करा लिया और पहली बार गर्मी 2023 के जवाबी हमले के बाद यूक्रेन ने उससे ज्यादा क्षेत्र वापस पा लिया, जितना उसने गर्मियों के मध्य से अंत तक खो दिया था। जिन विशिष्ट इकाइयों को स्थानांतरित किया जा रहा है, वे ये कहानी बताती हैं कि रूस वास्तव में कितना खिंच चुका है। रूसी सैन्य कमान को पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोस दिशा और डोप्रोपिलिया क्षेत्र से अपनी चुनिंदा एयरबॉर्न और नौसैनिक पैदल सेना इकाइयों को दक्षिणी फ्रंट लाइन पर तैनात करना पड़ा, संभवतः यूक्रेनी सफलताओं के जवाब में। ये वही सेनाएं थी जिन्होंने हाल ही में पोक्रोस पर कब्जा किया और भारी नुकसान उठाया। उदाहरण के लिए ISW ने अगस्त 2025 के बाद से 656वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट को युद्ध क्षेत्र में सक्रिय नहीं देखा था। इससे संकेत मिलता है कि रूसी सैन्य कमान ने पहले इस यूनिट को वापस बुला लिया था और संभवतः इसे भविष्य के आक्रामक अभियानों के लिए रिजर्व में रखा हुआ था। मूल रूप से रूस को अपनी वसंतकालीन आक्रमण के लिए रखा गया रिजर्व को तय समय से कई महीने पहले ही रक्षा में खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेनी जवाबी हमलों की वजह से रूस को रणनीतिक फैसले लेने पड़ रहे हैं, जो दिखाता है कि रूसी बल पहले से ही हद से ज्यादा खिंच चुके हैं, भले ही वे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हों। नतीजतन क्रेमलिन को 2026 में अपने वसंत ग्रीष्म आक्रमण की योजनाएं छोड़नी या डोनेट्स्क ओब्लास्ट, जापोरिजिया ओब्लास्ट या दोनों में उन्हें समायोजित करना पड़ सकता है।
लेकिन रूस की समस्या सिर्फ हताहतों की नहीं है। रूस की युद्ध मशीन के पीछे पूरी संरचना डगमगाती नींव पर टिकी है और गिरने के कगार पर है। उदाहरण के लिए भर्ती के आंकड़ों को ही ले लीजिए। 2025 में लगभग 4,22,000 लोगों ने रूसी सेना के साथ अनुबंध किए, जो 2024 में अनुबंध करने वाले लगभग 4,50,000 लोगों की तुलना में 6% की गिरावट है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के अनुसार आर्थिक दबाव के कारण कुछ रूसी क्षेत्रों ने अपनी सैन्य भर्ती बोनस की राशि कम कर दी है। याद रखिए, यही वही सेना है जिसने युद्ध की शुरुआत लगभग 1,60,000 सैनिकों को यूक्रेन में तैनात करके की थी और फिर लगभग 9 लाख सैनिकों को इस संघर्ष में झोंक दिया। हालिया अनुमानों के अनुसार रूस ने युद्ध में 12.5 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं, यानी अपना पूरा युद्ध पूर्व रिजर्व और उसका लगभग आधा हिस्सा और गंवा दिया है। और खास तौर पर ऐसा लगता है कि ये चरम दिसंबर 2025 में आया था, जब पहली बार रूसी नुकसान नए भर्ती किए गए कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की संख्या से अधिक हो गया था। रूस ने उस महीने 27,400 कॉन्ट्रैक्ट सैनिक जोड़े, जबकि उसके नुकसान 33,200 मारे गए और घायल हुए सैनिकों तक पहुंच गए। पिछले महीनों में भर्ती की संख्या क्रेमलिन के लिए अनुकूल थी, लेकिन ये मंदी चीजों को जटिल बना देती है। एक विश्लेषण में कहा गया कि रूस को 2026 में गंभीर आक्रमण की उम्मीद के लिए हर महीने करीब 45,000 नए भर्ती चाहिए। चूंकि वो मुश्किल से 2/3 संख्या तक पहुंच रहा है, इसलिए कहना उचित है कि रूस ने अपनी गति का बड़ा हिस्सा खो दिया है। हालांकि उसके पास अब भी बढ़त है। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया ने एक पूर्व अनुमेय पैटर्न का पालन किया है, जिसमें भर्ती के दायरे को नीचे की ओर बढ़ाया गया है। रूस ने व्यवस्थित रूप से तथाकथित विशेष समूहों का विस्तार किया है, जिनका उपयोग सेना को फिर से भरने के लिए किया जाता है। 2025 में इस श्रेणी को न केवल कैदियों और आपराधिक जांच के तहत लोगों तक बढ़ाया गया, बल्कि इसमें वे व्यक्ति भी शामिल किए गए जिन पर वित्तीय कर्ज बकाया है, जिसमें बकाया ऋण भी शामिल है। रूस ने विदेशी नागरिकों की भर्ती भी बढ़ा दी है, खासकर उन देशों से जिन्हें वो मित्रवत मानता है, जिसमें अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल है। संभावित भर्ती किए जाने वालों को वित्तीय इनाम या नागरिकता के वादों के साथ लुभाया या यहाँ तक कि धोखा भी दिया जाता है। ये सब केवल एक ही बात की ओर इशारा करता है कि रूस की संसाधन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आर्थिक रूप से यूक्रेन ने रूस के तेल शोधन व निर्यात ढांचे के कुछ हिस्सों को धीरे धीरे नष्ट कर अपने प्रतिबंध सफलतापूर्वक लगाए हैं। पश्चिमी देशों ने बाल्टिक सागर में शैडो फ्लीट जहाजों पर नजर बढ़ाकर दबाव बढ़ाया है। हथियारों के मामले में रूस ने सस्ते में बनने वाले शाहिद ड्रोन से जो बढ़त पाई थी, वो अब शायद खत्म हो गई है। यूक्रेन के घरेलू लंबी दूरी के ड्रोन की कीमत भी लगभग समान है, लेकिन ये किसी और देश पर निर्भर नहीं करता। याद रखिए, अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ फिर से टकराव में आने के कारण रूस को मूल रूप से मध्य पूर्व से अपने कुछ महत्वपूर्ण हथियार हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और भी बुरा ये है कि रूस ने अब मान लिया है कि वो इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता, जब उसने 2024 के अंत में सीरिया से सेना वापस बुला ली, जैसे यूक्रेन डॉनबास में कर रहा है। रणनीति के मोर्चे पर रूस ने पोक्रोव्स्क और जापोरिजिया पर कब्जा करने में असफल होकर काफी समय, प्रयास और सैनिक खर्च किए। अंततः पोक्रोव्स्क गिर गया, लेकिन रूस ने यहाँ 25,000 से अधिक सैनिक खो दिए, जो कुल हताहतों का लगभग 20% है। ये सब वहीं आकर रुकता है कि जब यूक्रेन डॉनबास में फिर बढ़ेगा, रूस को मानना पड़ सकता है कि वो इसे नहीं रोक सकता। रूस की नौसेना कुछ छुपाना चाहती थी, जिसे बदला नहीं जा सकता। नोवोरोसिस्क बंदरगाह, जो काला सागर बेड़े का नया बेस बना है, क्रीमिया में तबाही के बाद सुरक्षित माना जाता था, लेकिन यूक्रेन ने उसे ढूंढ निकाला और फिर यूक्रेन ने उसे नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रात को दिन में बदल दिया और पूरे रूसी नौसैनिक बंदरगाह को चकनाचूर कर दिया। उसके पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा और एक ऐसे रूसी बेड़े को घातक झटका दिया जो पहले से ही युद्ध में लगभग बेकार हो चुका था। 1 मार्च से 2 मार्च की रात यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क में काला सागर बेड़े के मुख्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया। यह कोई साधारण हमला नहीं था। यूक्रेन ने अपने हवाई और समुद्री ड्रोन को मिलाकर इतनी जबरदस्त मारक क्षमता का इस्तेमाल किया कि नोवोरोसिस्क बेस चकनाचूर हो गया और बेड़े के 5 और जहाज भी सेवा से बाहर हो गए, जो कि उस बेड़े का हिस्सा थे जिसे पुतिन द्वारा शुरू किए गए युद्ध में रूस की जीत की कुंजी माना जाता था। हम उन 5 जहाज़ों पर जल्द बात करेंगे। इससे पहले दोस्तिया शपियोना टेलीग्राम चैनल ने इस हमले की खबर और कुछ आंकड़े दिए। चैनल के अनुसार रूस की वायु रक्षा इकाइयों ने कम से कम
200 हमलावर ड्रोन की सूचना दी है। हमारे पास रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई दावा नहीं है कि इन ड्रोन को मार गिराया गया या यूक्रेन द्वारा किए गए नुकसान की वजह ड्रोन का मलबा था, न कि खुद ड्रोन। ये रूस के लिए असामान्य है और दिखाता है कि यूक्रेन ने इतनी बड़ी चोट की है कि वो मंत्रालय जो अक्सर यूक्रेन के हमलों के बारे में झूठ बोलता है भी इसे छुपा नहीं पाया। विडंबना यह है कि नोवोरोसिस्क वही जगह है जहां रूस को अपनी काला सागर बेड़े की युद्धपोतें सुरक्षित लगती थी। अक्टूबर 2023 में एबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया कि रूस ने अपने युद्धपोत इस बेस पर भेजने शुरू कर दिए क्योंकि यूक्रेन की मिसाइलें और समुद्री ड्रोन उसके सेवास्तोपोल बेस के बेड़े को तबाह कर रहे थे। ये रूस की सामरिक वापसी थी। अपने सबसे कीमती युद्धपोतों को ऐसे सुरक्षित बंदरगाह में भेजना जहां यूक्रेन की पहुंच नहीं थी और सुरक्षा इतनी थी कि हमला होने पर भी नुकसान नहीं होता। रूस ने 2024 में भी वापसी जारी रखी, लेकिन यूक्रेन की खुफिया निदेशालय के प्रतिनिधि आंद्रिया यूसोव ने कहा कि रूस के युद्धपोत ज्यादा समय तक छुप नहीं पाएंगे। मिसाइल नौकाएं, उभयचर हमला जहाज और कार्वेट नष्ट होने के बाद वे समुद्र में नहीं दिख रहे हैं। वे रक्षा के नए साधन तलाश रहे हैं। यूक्रेनी सुरक्षा और रक्षा बल इंतजार नहीं करेंगे, वे कार्रवाई जारी रखेंगे, यूसोव ने मार्च 2024 में कहा। 2 साल बाद यूक्रेन ने कार्रवाई शुरू की है। वो लंबे समय से इस हमले की तैयारी कर रहा था। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि यूक्रेन ने इस तरह के हमले की तैयारी कैसे की और ये हमला रूस के काला सागर बेड़े के लिए क्या मायने रखता है। साथ ही यूक्रेन ने इस ताज़ा हमले में सिर्फ जहाज़ों पर ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ पर हमला किया है। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप और जान सके। लेकिन इन सब से पहले हमारे पास मुख्य खबर है। 5 रूसी युद्धपोतों पर हमला हुआ है और ये सभी 5 रूस के यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिशों में अहम भूमिका निभा रहे थे। रूस के युद्धपोतों के नुकसान गिनते हैं। सबसे पहले वेलेंटिन पिकेल है, जिसे यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक प्रोजेक्ट 266 एम माइनस्वीपर कहा जाता है और जो यूक्रेन के रात के ड्रोन हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। माइनस्वीपर शब्द से लग सकता है कि यह जहाज यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां जहाज का मुख्य उद्देश्य माइंस साफ करना है ताकि रूस के युद्धपोतों का सुरक्षित आना जाना हो सके, वहीं वेलेंटिन पिकेल खुद भी एक आक्रामक ताकत है। डायगल ने जहाज की प्रोफाइल में और भी जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि यह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के रूप में भी काम कर सकता है। ये दिखाता है कि यह युद्धपोत यूक्रेन के लिए कितनी समस्या है। हालांकि यूक्रेन पूरे आकार की पनडुब्बियां तैनात नहीं कर रहा है, उसके पास सीबे जैसे अंडरसी ड्रोन का भंडार है, जिनका उसने पहले नोवोरोसिस्क पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। वैलेंटाइन पिकल रूस को कुछ पानी के नीचे हमलों से बचा सकता था, अब नहीं करेगा। ये जहाज यूक्रेन के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स के लिए भी खतरा है। इसमें 20 इग्ला शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं, साथ ही 2 30 मिलीमीटर के AK-306 तोप भी हैं। इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण भी जोड़ दे तो आपको एक ऐसा जहाज मिलता है जो खुद की रक्षा कर सकता है, यूक्रेन की विशाल हवाई और नौसैनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है और 3000 समुद्री मील तक यात्रा करने में सक्षम है, जिससे इसकी 15 दिन तक परिचालन में बने रहने की क्षमता मिलती है। ये अब मिशन से बाहर है और यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार जल्दी नहीं लौटेगा। सूची में अगला नाम है प्रोजेक्ट 1124M, एल्बाट्रॉस युद्धपोतों की एक जोड़ी, याइसक और कासिमोव। यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क में बंधे 2 छोटे पनडुब्बी रोधी जहाजों को निशाना बनाया। ये वेलेंटिन पिकेल की तरह यूक्रेन की उस रणनीति के लिए चुनौती हैं जिसमें वह काले सागर के बेड़े को पंगु और रूसी अहम बुनियादी ढांचे जो क्रीमिया क्षेत्र में रूस के युद्ध प्रयासों को सहारा देते हैं, उन पर पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन से हमला करता है, जैसे केर्च ब्रिज। नेवल टेक्नोलॉजी अधिक जानकारी देती है। यह कहता है कि प्रोजेक्ट 1124M जहाज बहुभूमिका पोतों के ज्यादा करीब है, न कि विशेष पनडुब्बी रोधी जहाज। ये जहाज पानी के नीचे के खतरों से निपटने के अलावा समुद्री गश्त, टोही, काफिलों की सुरक्षा, संचार
और जलमग्न बारूदी सुरंगें बिछा सकते हैं। हर जहाज पर 80 क्रू सदस्य होते हैं। यूक्रेन के हमले के दौरान शायद ही कोई जहाज पर था, जैसा कि हताहतों के आंकड़ों से भी पता चलता है। यूक्रेन ने भले 160 रूसी नाविकों को न मारा हो, लेकिन उनके जहाज जरूर छीन लिए हैं। नाविक तब ज्यादा काम के नहीं रहते जब वे पानी पर अपना समय नहीं बिता सकते। इसलिए अब रूस को अपनी सेना के सक्रिय सदस्यों को पैसे देने पड़ रहे हैं, जो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट 1124M में पनडुब्बी केंद्रित हथियारों के साथ कुछ मारक क्षमता भी है। युद्धपोत में 2 DTA-53 ट्विन टॉर्पीडो लॉन्चर और OSA-MA 2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिससे यह हेलीकॉप्टरों और विमानों को निशाना बना सकता है। रूस इस पोत पर 2 तोपें भी लगा सकता है, जैसे 76.2 मिमी AK-176M भारी मशीन गन या 57 मिमी A-220 तोपों की एक जोड़ी। दूसरे शब्दों में कहे तो यह पनडुब्बी रोधी पोत हैरान करने वाली तरह से बहुउद्देशीय है। यूक्रेन नहीं चाहता कि रूस काले सागर में उसकी क्षमता का फायदा उठाए। अब रूस ऐसा नहीं कर सका। उसके 2 प्रोजेक्ट 1124M जहाज नष्ट हो गए हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट इमेजरी से 5 युद्धपोतों पर हमले की पुष्टि हुई, पर पहले सिर्फ 3 की जानकारी थी। अब 2 और जहाज़ों की जानकारी मिली है। ये जानकारी यूरो मैदान प्रेस से मिली, जिसने बताया कि 1 मार्च से 2 मार्च को यूक्रेन के लक्ष्यों में चौथा जहाज एडमिरल एस्सेन था। रूस के फ्रिगेट एडमिरल एस्सेन को यूक्रेन के एक ड्रोन ने लगभग ठीक बीचों बीच मारा, जिससे जहाज के PK-10 काउंटर मेजर लॉन्चर्स में विस्फोट हुआ। ये लॉन्चर्स युद्धपोत को छुपाने के लिए डिकॉय और चेप छोड़ते हैं। मुझे लगता है ये काम नहीं आया, है ना पुतिन? 5 मार्च के अपडेट में कीव पोस्ट ने पुष्टि की कि एडमिरल एस्सेन को निशाना लगा था। यूक्रेन ने जहाज को इतनी जोरदार चोट पहुंचाई कि अब वह कैलिबर क्रूज मिसाइलें दाग नहीं सकता। यूक्रेन के लिए ये अहम है, क्योंकि रूस नोवोरोसिस्क की नज़दीकी का फायदा उठाकर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर रहा था। इन हमलों में कैलिबर क्रूज मिसाइलें अहम रहीं। 7 फरवरी को न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर बड़े रूसी हमले की रिपोर्ट की। रूस ने हमले में 24 मिसाइलें, जिनमें कुछ कैलिबर भी थी, इस्तेमाल की। क्या मिसाइलें एडमिरल एस्सेन से दागी गई थी? शायद हमें कभी पता ना चले, लेकिन यूक्रेन ने रूस के फ्रिगेट से निकट भविष्य में कैलिबर मिसाइल दागना असंभव कर दिया है। कीव पोस्ट ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में एडमिरल एस्सेन का ग्रेनेड लॉन्चर नष्ट हुए और TK-25 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। ये हस्तक्षेप करता है और रडार विकिरण का पता लगा सकता है। ये यूक्रेन के लिए बड़ी खबर है। एक और EW सिस्टम ठप पड़ने से रूस के नोवोरोसिस्क बेस की सुरक्षा कम हुई है, जिससे यूक्रेन को भविष्य में हमले के और मौके मिल सकते हैं। यूक्रेन ने तो फ्रिगेट के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल गाइडेंस सिस्टम का एक हिस्सा भी नष्ट कर दिया, जिसका मतलब है कि अब ये रूस के लिए भी बेकार हो गया है, क्योंकि यूक्रेन ने इसे एक आसान निशाना बना दिया है। और अब हम लड़ाई के आखिरी जहाज पर पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं। अगर आपको ये मिलिट्री शो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा सबसे आगे रहें। अंत में हमारे पास मोलनाया मिसाइल बोट है, जिसे यूरो मैदान प्रेस प्रोजेक्ट 1241 युद्धपोत कहता है। यूक्रेन के ड्रोन ने जहाज के पिछले हिस्से पर सीधा हमला किया, जहां मोलनाया का इंजन रूम, मुख्य इंजन, डीजल जनरेटर और 2 AK-630 M30 मिमी तोपें थीं। ये जहाज उन्हीं तरह के ड्रोन के खिलाफ नज़दीकी हवाई रक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्होंने उस पर हमला किया था। रूस ने सभी प्रोजेक्ट 1241 जहाज सोवियत युग में बनाए और 1979-1984 के बीच 80 जहाज पूरे किए। इसका मतलब ये नहीं है कि रूस के पास इन युद्धपोतों का बहुत बड़ा भंडार है, जो यूक्रेन द्वारा हाल ही में नष्ट किए गए जहाज की जगह ले सके। नेवल एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार इन 80 में से ज्यादातर अन्य देशों को निर्यात हुए, जिससे रूस ने अपनी घट्टे भंडार का एक मिसाइल जहाज खो दिया। हमारे द्वारा बार बार मोलनाया को मिसाइल जहाज कहने का मतलब यह भी है कि इसमें 30 मिमी तोपों से कहीं ज्यादा हथियार लगे होते हैं। इस जहाज में सैंड 5 मैनपैड्स लग सकती हैं,
जिनमें 16 मिसाइलें होती हैं जो विमानों व हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाती हैं। इन जहाज़ों में P-270 मॉस्केट मिसाइलें ऊपरी डेक के ट्विन लॉन्चरों में लगती है। यूक्रेन की एक मार्च की छापेमारी में नष्ट हुआ मोलनाया भी अन्य कई जहाज़ों की तरह बहुमुखी, हालांकि पुराना लेकिन ताकतवर था, और माना जाता था कि युद्ध के नौसैनिक मोर्चे पर यूक्रेन जो कुछ भी तैनात कर सकता था उससे ये बेहतर था। ये भी उन 5 जहाज़ों में है जिन्हें यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया। इसकी उम्र और रूस द्वारा प्रोजेक्ट 1241 जहाज़ न बनाए जाने के कारण रूस के लिए इस क्षति की मरम्मत कर पाना मुश्किल होगा। इस भारी नुकसान के साथ साथ थोड़ी और बेइज्जती जोड़ते हुए यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया है कि सैन्य विश्लेषकों ने उस घाट पर एक काला धब्बा देखा है जहां पहले जिन प्रोजेक्ट 1124 कॉर्वेट्स का हमने जिक्र किया था वे मौजूद थे। यह काला धब्बा संकेत दे सकता है कि या तो यूक्रेन के ड्रोन ने घाट को भी निशाना बनाया या रूसी युद्धपोतों पर हमलों से लगी आग घाट तक फैल गई, जिससे और नुकसान हुआ। और यकीन मानिए, नुकसान और भी हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, जैसा कि हम वीडियो के अंत में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उन सभी चीज़ों पर बात करें जो यूक्रेन ने उस नौसैनिक बंदरगाह पर हासिल की, जिसे काला सागर में रूस के सबसे सुरक्षित बंदरगाहों में से एक माना जाता था, आइए देखें कि इस ताज़ा हमले का रूस के लिए क्या मतलब है। ये तय है कि नोवोरोसिस्क की सुरक्षा काम नहीं कर रही। काला सागर बेड़े की सबसे मूल्यवान संपत्तियों को नोवोरोसिस्क शिफ्ट करने का मुख्य उद्देश्य उन्हें यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन से बचाना था। योजना यह थी कि बढ़ी हुई दूरी को बेहतर वायु रक्षा के साथ और उन युद्धपोतों की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के साथ जो वहां पहुंचे मिलाकर यूक्रेन को ऐसे हमले करने से रोका जाए जैसा हमने अभी देखा है। सिद्धांत रूप में यह समझ में आता है क्योंकि नोवोरोसिस्क सेवास्तोपोल से करीब 300 किलोमीटर पूर्व में है। दोनों बंदरगाहों के बीच लगभग 186 मील की दूरी है। उस दूरी को जोड़े जो यूक्रेन के हथियारों को सेवास्तोपोल तक पहुंचने के लिए काला सागर के ऊपर तय करनी पड़ती थी, और आप देख सकते हैं कि दूरी इस समीकरण में कैसे आती है। उदाहरण के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के एक्सपोर्ट वर्जन, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने युद्ध के शुरुआती वर्षों में काला सागर बेड़े के कुछ हिस्सों को नष्ट करने के लिए किया था, उनकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। बीबीसी के मुताबिक इससे काला सागर और शायद सेवास्तोपोल भी खतरे में है, नोवोरोसिस्क उतना नहीं। पुतिन और उनके क्रेमलिन साथियों ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि यूक्रेन अपने खुद के ऐसे हथियार बना सकता है जो 2023 में रूस के नोवोरोसिस्क में पीछे हटने की शुरुआत के समय मौजूद किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा दूर तक मार कर सकते हैं। अब यूक्रेन के पास सी बेबी जैसे हथियार है, साथ ही ऐसे हवाई ड्रोन भी हैं जो सैकड़ों या यहां तक कि हजारों किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो जो लक्ष्य कभी पहुंच से बाहर था, अब वो पूरी तरह से पहुंच के भीतर है। यूक्रेन को बहुत पहले ही पता था कि क्या होने वाला है, जबकि रूस को इसका अंदाजा बाद में हुआ। असल में रूस को कभी भी इसका सही से पता नहीं चला। अगर रूस को पता चलता तो नोवोरोसिस्क में युद्धपोत नहीं होते, लेकिन यह तय करना मुश्किल है कि वे जहाज और कहां जा सकते थे बिना काला सागर छोड़े। सितंबर 2025 में यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो पेटिनचुक ने रूस को चेतावनी दी थी कि नोवोरोसिस्क में जहाज रखना बेकार है, हम उन्हें वही नष्ट कर देंगे, और वे इसे समझते हैं, पेटिनचुक ने कहा। दिसंबर मध्य तक यूक्रेन ने वह किया जिसे यूरोमैदान प्रेस असंभव मानता था। यूक्रेन के ड्रोन ने नोवोरोसिस्क में एक रूसी वाशेव्यानका श्रेणी की पनडुब्बी को निष्क्रिय करने में सफलता पाई। इस हमले में एक और रूसी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया जो कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम थी। अगर रूस ने पेटिनचुक की चेतावनी नहीं मानी तो यह हमला इसका सबूत है। यूक्रेन के पास उन जहाजों पर हमला करने के साधन थे जिन्हें रूस अपने दूर दराज के बंदरगाह में छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी रूस ने कुछ नहीं किया। यूक्रेन ने 1 और 2 मार्च को इसका फायदा उठाया। दिसंबर के हमले ने रूस की नोवोरोसिस्क रक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया था, जिससे यूक्रेन के पास एक और भी बड़े हमले की योजना थी जिसने काला सागर बेड़े के और भी हिस्सों को अपंग कर दिया। रूस इन्हें नहीं रोक पाया। 5 और युद्धपोत डूबने से यूक्रेन को बार बार हमला करने का मौका मिला। वैसे इस ताज़ा हमले का
रूस के लिए काला सागर में उसकी युद्ध रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसे कम मत आंकिए। ये रणनीति पहले ही विफल होने वाली थी, यूक्रेन के ताजा हमले से पहले। डिफेंस एक्सप्रेस के 26 फरवरी के लेख के अनुसार नोवोरोसिस्क हमले से बहुत पहले ही काला सागर बेड़ा व्यवहारिक रूप से पंगु हो चुका था। फरवरी के अंत तक रूस के कम से कम 25 युद्धपोत नष्ट हो चुके थे, जो बेड़े की ताकत का लगभग 1/3 है। अब आप सूची में 5 और जोड़ सकते हैं। आउटलेट के अनुसार रूस के बेड़े की क्षेत्र और उससे बाहर समुद्री शक्ति प्रक्षेपित करने की क्षमता अब बुरी तरह सीमित हो गई है, क्योंकि सिकुड़ चुके परिचालन माहौल में उसे अपनी रणनीति बार बार बदलनी पड़ रही है। रूस काला सागर में अपनी विफलताओं से वाकिफ है, लेकिन कुछ खास नहीं कर सकता। रूसी नौसेना में कई अधिकारियों की कुर्सी गई है। काला सागर बेड़े के कमांडर सरगेई पिंचुक की स्थिति भी नाजुक है, क्योंकि जनवरी के अंत में खबरें आई थी कि क्रेमलिन उन्हें हटाने पर विचार कर रहा है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। रूस के पास अब केवल एक ही विकल्प है कि वह अपने युद्धपोतों को काले सागर से और जितना दूर हो सके उतना दूर रखे। पिंचुक को काला सागर में हुई गलतियों के लिए बलि का बकरा बनाया जा सकता है, लेकिन उनका उत्तराधिकारी भी वही यूक्रेनी समस्या झेलेगा जिसका कोई हल नहीं है। यूक्रेन नोवोरोसिस्क पर हमला कर सकता है। बेड़े के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची है, सिवाय इसके कि वह इतनी दूर चला जाए कि उसका एकमात्र बचा हुआ उपयोग यानी बंदरगाह से यूक्रेन पर मिसाइल दागना भी खत्म हो जाए। ये सब हमें फिर से उसी बात पर ले आता है जिसका हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है। रूस के लिए काला सागर बेड़े के 5 युद्धपोत खोना विनाशकारी है, लेकिन यूक्रेन के कम से कम 200 ड्रोन के झुंड ने उन जहाज़ों पर दिखने वाले नुकसान से भी ज्यादा तबाही मचाई। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने 2 मार्च को पोस्ट कर बताया कि नोवोरोसिस्क में रात हुए हमलों में उसने क्या निशाना बनाया। यूक्रेन के ड्रोन ने शास्कारिस ऑयल टर्मिनल पर हमला कर रूस को फिर याद दिलाया कि वह उसके सबसे फायदे वाले उद्योग को निशाना बनाना जारी रखेगा। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार परिसर में आग लगी और जनरल स्टाफ ने बताया कि शुरुआती जानकारी में टर्मिनल के ऑयल टैंकरों व S-400 रडार स्टेशन को नुकसान की पुष्टि हुई है। तेल का नुकसान महत्वपूर्ण है, लेकिन S-400 का नष्ट होना यूक्रेन की भविष्य की रणनीति में ज्यादा अहम है। ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों से नोवोरोसिस्क की रक्षा कर सकता था, लेकिन अब नहीं है। और इसका मतलब है कि और भी हवाई रास्ते खुल गए हैं, जिससे मार्च की शुरुआत में हुआ हमला यूक्रेन के लिए चरम नहीं बल्कि आने वाली चीजों की शुरुआत हो सकता है। यूरो मैदान प्रेस और भी जानकारी जोड़ता है, ये बताते हुए कि यूक्रेन ने एक S-300 के गाइडेंस रडार के साथ साथ एक पेंटसिर S-2 को भी नष्ट करने में कामयाबी हासिल की। ये 2 और वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट हो गई और हमें ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब है। तेल सुविधा पर लौटते हुए वही स्रोत बताता है कि यूक्रेन ने शस्कारिस टर्मिनल के 6 ऑयल लोडिंग बर्थ नष्ट कर दिए। वे बर्थ उस तेल को प्राप्त कर रहे होते जो क्रीमिया से होकर गुजरता है और अंत में यूक्रेन में पहुंचता है। अब बस एक बर्थ बचा है। रूस को अगले कुछ दिनों तक सेना की आपूर्ति में दिक्कत होगी और अंत में वहां कम से कम 17 लोग हताहत हुए हैं। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार यूक्रेन के रात के हमले में रूस के 3 नाविक मारे गए और 14 घायल हुए। हम कह सकते हैं कि ये ऐसे नाविक हैं जिन्हें रूस अब और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी इतनी सारी युद्धपोतें धुआं उड़ाते मलबे में बदल चुकी है, तो ये पहले से ही लगभग ऐसा ही था। ये एक ऐसा हमला है जैसा यूक्रेन ने पहले कभी नहीं किया था। यूक्रेन ने पहले भी काला सागर बेड़े के जहाजों को तबाह किया है, लेकिन एक ही रात में कभी 5 जहाजों को नहीं। इसने पहले भी नोवोरोसिस्क पर हमला किया है, लेकिन 1 और 2 मार्च को बंदरगाह पर जितना जोरदार हमला हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। ये एक ऐसा हमला है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा, और इसका मतलब है कि ये हमें याद दिलाता है कि कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन ने सीवर्स्क में जमीन पर क्या कर दिखाया था। वह एक और ऑपरेशन था, भले ही वह पूरी तरह से अलग था, जो युद्ध खत्म होने के बाद इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आप हमारे वीडियो को देखकर इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन के ताज़ा और सबसे बड़े हमलों की हमारी पूरी कवरेज देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।